अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 245। जब मैं पिंटू के दिमाग में पहुंचा तो वो बॉस के पास जा रहा था। उसके जरिए पता चला वो शहर मकदूनिया की एक बस्ती है और बड़ी ही खतरनाक बस्ती है। वहाँ कानून बराए नाम है। दरिंदे और अक्खड़ किस्म के मुजरिम कुछ भी कर गुजरते हैं। किसी की जेब से $1 निकालने के लिए उसे कत्ल भी कर देते हैं। वहाँ तन्हा औरत कभी घर से नहीं निकलती। किसी ज़रूरत से मजबूर होकर निकल पड़े तो सही सलामत वापस नहीं जाती। पता नहीं सोनिया वहां क्यों गई थी और तन्हा क्या करती फिर रही थी। इसका मकसद उसके दिमाग में छुपा होगा और उसके दिमाग को पढ़ना मुमकिन नहीं था। मैं उसकी खोपड़ी से बाहर रहकर एक आलाकार के जरिए उसके इरादों को समझ सकता था। पिंटू अपने बॉस के पास पहुंच गया। उसे सोनिया के मुतालिक रिपोर्ट देने लगा। उसने सुनने के बाद पूछा, इस बस्ती में एक औरत तन्हा है जबकि एक मुर्गी भी तन्हा नहीं घूमती। हम उसे चीर फाड़ कर खा जाते हैं। मेरा नाम केकड़ा है। मैं किसी को पकड़ लेता हूं तो उसे मौत के बाद ही रिहाई मिलती है। तुम लोग सिर्फ इस अंदेशे में रह गए कि वो सोनिया है। अगर है तो क्या हुआ, आखिर है तो औरत। पिंटू ने कहा, केकड़ा साहब, उसे तो आप ही पकड़ सकते हैं, वो हमारे बस की नहीं है। इसका मतलब है तुम्हें उसके सोनिया होने का पुख्ता यकीन है? जी हाँ, यकीन है, सिर्फ उम्र का फर्क है। क्या कहना चाहते हो? हमने यहाँ जिस सोनिया को देखा है वो कम उम्र है, नौखेज लड़की दिखाई देती है। गधे, तुम एक दोशीज़ा को सोनिया कह रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है उसकी पैदाइश हमारी पैदाइश से पहले हुई थी? क्या वो अभी तक एक छोकरी होगी? बॉस, प्लास्टिक सर्जरी के जरिए नौजवान नजर आना मुमकिन है। वो अपनी जगह से उठकर बोला, मैं अपनी आंखों से देखूंगा। वो कौन है? तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी आता हूँ। वो वहां से चलते हुए दूसरे कमरे में आया। दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर एक बड़े से ट्रांसमीटर के पास आकर खड़ा हो गया। उसे ऑपरेट करने के बाद कोड वर्ड्स अदा करते हुए बोला, मैं रोजनी विल्सन उर्फ केकड़ा बोल रहा हूँ। मैं सोने के मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। क्या वो प्लास्टिक सर्जरी के जरिए जवान बन गई है? दूसरी तरफ से जवाब मिला, मैं यकीन से नहीं कह सकता। हो सकता है वो हमसे छुपने के लिए चेहरे और उम्र में तब्दीली ले आई हो। वो मास्को में सुपर मास्टर के आदमियों को धोखा देकर यूगोस्लाविया पहुंची। फिर हमारे जासूस ने इतला दी कि वो अल्बानिया में है। क्या तुमने उसे मकदूनिया में देखा है? मेरे आदमियों ने देखा है, लेकिन वो एक नौजवान लड़की दिखाई देती है। फिर तो वो सोनिया होगी। उसे घेर दो, पकड़ लो, किसी तरह भी हाथ से निकलने ना दो। सुपर मास्टर उसके लिए लाखों $1 दे सकता है। हम मालामाल हो जाएंगे। तुम उसे कैद करने के बाद मुझसे राब्ता कायम करो। वैसे मेरे आदमी भी तुम्हारे पास पहुंचेंगे। जाओ, देर ना करो। केकड़ा ने ट्रांसमीटर को ऑफ किया, फिर दरवाजा खोलकर बाहर अपने आदमियों को आवाज दी कि वो मुसल्ला होकर आए। वह पिंटू के साथ उस होटल की तरफ जाने वाला था जहां सोनिया नजर आई थी। मैं उस शख्स के पास पहुंच गया जो ट्रांसमीटर पर केकड़ा से बातें कर रहा था। वह सुपर मास्टर का एजेंट था। मकदूनिया के जुराइम पेशा अफराद की बस्ती में उसे सुपर मास्टर की पुश्तपनाही हासिल थी। उसे जदीद तरीन हथियार और बड़ी बड़ी रकमें हासिल होती थीं। एक तरह से इस इलाके में उसे बेताज बादशाह कहलाना चाहिए था। लेकिन वहां दूसरी खतरनाक तंजीमों का भी जोर था जिनमें यहूदी तंजीम सर फहरिस्त थी। उस एजेंट ने नायब सुपर मास्टर से राब्ता कायम किया। नायब के जरिए सुपर मास्टर ने हुक्म दिया, सोनिया हो या उससे मिलती जुलती कोई लड़की हो, उसे घेरने और पकड़ने की हमाकत ना करो। जहां नजर आए फौरन गोली मार दो। अगर उसकी लाश सबूत के साथ हमारे खास नुमाइंदों को दिखाओगे तो मुंह मांगी रकम अदा करेंगे। मैंने सोचा नायब सुपर मास्टर की खोपड़ी में जाकर बताऊं कि मैं जिंदा हूं। मेरी आवाज़ और धमकियां सुनते ही सुपर मास्टर सोनिया को गोलियां मारने का हुक्म वापस ले लेगा। लेकिन अपनों के रवैये ने समझा दिया था कि दूसरों का रवैया भी वही होगा। दुश्मन मेरे वजूद का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एक नई ख्याल ख्वानी करने वाले की मौजूदगी सबको परेशान कर देगी। पता नहीं आइंदा दोस्त और दुश्मन अपने और पराए मेरे मुताल्लिक क्या राय कायम करने वाले थे। मैं उन बदमाशों के दिमाग में पहुंचा जो पिंटू के साथी थे और होटल में बैठकर सोनिया की निगरानी कर रहे थे। वो होटल कुछ यूं ही सा था। निचले तबके के लोग वहां कावा पीने या कुछ खाने और जरा वक्त गुजारने आते थे। सोनिया ने समझ लिया होगा कि वहां आराम से वक्त नहीं गुजार सकेगी, इसलिए काबे का बिल अदा करके जाने लगी। दोनों बदमाश भी उसके पीछे जाने लगे। होटल के मालिक ने अपने मुलाजिम से कहा, पता नहीं किस मुल्क से यहां मरने आई है, काफी मालदार दिखाई देती है। दरिंदे माल के साथ इसके बदन का कपड़ा तक नहीं छोड़ेंगे। ये बात दुरुस्त थी। सोनिया इत्मीनान से चलती हुई बस्ती के बाहर एक खंडर में पहुंची। फिर पलट कर देखा, कोई 20 मुसल्ला अफराद उसके पीछे चले आए थे। उसने पूछा, मैं एक अनार हूं और तुम 20 बीमार हो, तुम में से किसका भला होगा? एक ने अपनी बड़ी हुई दाढ़ी खुजाते हुए कहा, मुझे तेरे परस की जरूरत है। जो रकम होगी वो सिर्फ मेरी होगी। एक बदमाश ने उसके मुंह पर राइफल का बट मारते हुए कहा, शेर के मुंह से बचेगा तो जूठा खाएगा। पिंटू के साथी ने राइफल वाले को निशाने पर रखते हुए कहा, मंडाला, तू शेर है और हम शेर के शिकारी हैं। पिंटू के दूसरे साथी ने कहा, वैसे समझौता हो सकता है, हम इसका भरा हुआ परस तेरे हवाले कर देंगे, लेकिन इस दोशीज़ा को हम ले जाएंगे। दूसरे बदमाशों की भीड़ में से एक ने कहा, हाँ, तुम आपस में बांट लो, हम यहाँ तमाशा देखने आए हैं। ठीक है, ये तमाशा भी देख लेंगे कि हमारी गोलियों के बौछार में किस तरह से ले जाओगे। सोनिया ने कहा, तुम सब मरने मारने पर आमादा हो, लेकिन तुम में से कोई ये नहीं चाहेगा कि मुझ जैसे सोने की चिड़िया मर जाए। मैं गोलियों से बचने के लिए उस दीवार के पीछे खड़ी रहूंगी।
यहाँ जो जिंदा बचेगा वो मुझे ले जाएगा। वो दीवार के पीछे हो गई। इसके साथ ही फायरिंग होने लगी। वहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं था। हर एक की यही ख्वाहिश थी कि वह तनहा 19 बंदों को मार दे और इस दोशीज़ा को नकद रकम के साथ ले जाए। वो एक दूसरे पर जिस वैश्याना अंदाज में हमले कर रहे थे, इससे अंदाजा होता था कि आखिर में जो भी बचेगा मुकद्दर से बचेगा, क्योंकि वो लालची और जल्दबाज थे। जल्द से जल्द सोनिया और भरे हुए परस तक पहुंचने के लिए अंधाधुंध हमले कर रहे थे और खुद पर होने वाले हमलों की जद में आ रहे थे। उनमें से कोई भी बाकायदा जंगी महारत का हामिल नहीं था। तकरीबन आधे घंटे में मैदान साफ हो गया। उनमें से 6-7 हराम मौत मरे, बाकी बुरी तरह जख्मी हुए। कोई अपने पैरों पर खड़े रहने के काबिल नहीं था। कोई बैठा हुआ और कोई आड़ा तिरछा लेटा हुआ कराह रहा था। कोई गहरी गहरी सांसें खींचता हुआ पानी मांग रहा था। वो दीवार के पीछे से निकल कर आई और एक एक जख्मी के पास पहुंचकर उसके हथियार उठाकर दूर फेंकती गई। लाशों के पास भी एक हथियार तक नहीं रहने दिया। फिर उसने अपना परस खोला, उसमें से नोटों की एक गड्डी निकाली। इसके बाद एक एक जख्मी के पास जाकर एक एक डॉलर उनके सामने फेंकते हुए बोली, तुम सब जन के लिए, जर के लिए मर रहे थे। मैं तुम्हारे दरमियान हूं, मगर तुम हाथ बढ़ाकर मुझे छू भी नहीं सकते। मैं ये एक एक डॉलर देकर जा रही हूं। जिसे मरहम की ज़रूरत है वो मरहम खरीद ले, जो लबेदम प्यासा है वो पानी खरीद ले। वो इत्मीनान से कदम उठाती हुई वहां से जाने लगी। जो औरत 20 दरिंदों में घिर जाए वो अपने बचाव के लिए थोड़े बहुत हाथ पांव जरूर मारती है। सोनिया ने बिल्कुल भी हाथ पांव को जहमत नहीं दी थी और सबको चित कर दिया था। तमाम जख्मी उसे हसरत से उस वक्त तक देखते रहे जब तक वो नजर आती रही। उनमें से कितने ही जख्मी भेड़ियों की तरह गैज़ो गजब में थे। अगर एक छोटा सा हथियार भी उनके पास होता तो हाथ से जाने वाली को यूं ना जाने देते, गोली मार देते। मगर वो एक छटी हुई औरत थी, पहले उनके हथियारों को उनसे दूर फेंक दिया था। मैं पिंटू के एक जख्मी साथी के दिमाग में था। जब वो नज़रों से ओझल हो गई तो मैं उसके दिमाग से निकल आया। सोनिया को पता नहीं था कि मैंने किस तरह उसकी हिफाजत की है। अपने आला कार के जरिए उन पर हमले करता रहा था जो दीवार के पीछे सोनिया की तरफ जाना चाहता। हर एक की ख्वाहिश थी कि दूसरे लड़ते मरते रहें और वो छुपकर दीवार के पीछे पहुंच जाए, लेकिन किसी की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। मैंने पूरी होने नहीं दी। पता नहीं वो किधर गई थी। मैं उसे तलाश करने पिंटू के पास पहुंचा। वो केकड़ और उसके मुसल्ला गुंडों के साथ होटल की तरफ जा रहा था। खंडर से होने वाली फायरिंग की आवाज़ों ने उन्हें थोड़ी देर तक रुकने और सोचने पर मजबूर किया कि वहां जाकर फायरिंग का सबब मालूम करना चाहिए। फिर केकड़ा ने सोचा, अगर यहूदी तंजीम के लोग होंगे तो उनसे ख्वामखा टकराव होगा। अहमियत उस दोशीज़ा की थी जो होटल में देखी गई। सुपरमास्टर के हुक्म के मुताबिक अगर वो सोनिया थी या सोनिया से मुशाबहत रखती थी तब भी उसे गोली मारना जरूरी था। वो लोग तेजी से चलते हुए होटल के करीब पहुंचे। केकड़ा ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, होटल को चारों तरफ से घेर लो। कोई नौजवान लड़की किसी भी रास्ते से बाहर आए तो उसे पकड़ लो और बांध कर मेरा इंतजार करो। मैं उसकी सूरत देखने के बाद उसे गोली मारूंगा। मुसल्ला गुंडे होटल को चारों तरफ से घेरने लगे। पिंटू अपने बॉस केकड़ा के साथ होटल में आया। वो होटल दिन के वक्त चारों तरफ से खुला रहता था, रात को तरपाल से ढांप दिया जाता था। पिंटू ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, फिर एक मेज पर सोनिया को देखकर चौंक गया। वो पहले वाली मेज पर नहीं थी, दूसरी मेज पर बैठी कावा पी रही थी, लेकिन अच्छी खासी उम्र वाली लग रही थी, जबकि वो 1 घंटे पहले उसे नौखेज लड़की के रूप में देखकर गया था। केकड़ा ने भी जरा फासले से उम्र रसीदा सोनिया को देखा, फिर पिंटू से कहा, अभी तुमने कहा था ये नौखेज और नौजवान है, खूबसूरत दोशीज़ा है, जबकि ये तो उम्र में हमारी माँ के बराबर है। पिंटू ने कहा, मैं हैरान हूं, ये होटल में बैठे ही बैठे कैसे बूढ़ी हो गई। शायद इसने आर्जी मेकअप किया था। वो मेकअप उतर गया और अब ये असली रूप में आ गई है। केकड़ा ने रिवॉल्वर निकालकर सोनिया का निशाना लिया, लेकिन वो मेरी मर्जी के बगैर गोली नहीं चला सकता था। उसने कहा, खबरदार सोनिया, कोई चालाकी ना दिखाना, तुम्हारे चारों तरफ मौत ही मौत है। अपने दोनों हाथ मेज पर रखो और चारों तरफ नजरें घुमाकर देख लो। सोनिया ने हुक्म की तामील की। दोनों हाथ मेज पर रखे, फिर आसपास नजरें दौड़ाईं। होटल के बाहर चारों तरफ मुसल्ला गुंडे दिखाई दे रहे थे। वो बोली, तुम कौन हो और मुझसे क्या दुश्मनी है? सुपर मास्टर का हुक्म है कि तुम्हें देखते ही गोली मारती जाए। इतनी जल्दी क्या है? मेरे सामने कुर्सी खाली है, आओ बैठो, हम दोनों मिलकर गोली गोली खेलेंगे। मेरा मजाक ना उड़ाओ, मैं तुम्हें गोली मारना चाहता हूं, मगर पता नहीं क्यों मेरी उंगलियां सेफ्टी कैच नहीं हटा रही हैं, ट्रैगर नहीं दबा रही हैं। पिंटू ने पूछा, बॉस क्या वाकई आपकी उंगलियां आपकी मर्जी के मुताबिक हरकत नहीं कर रही हैं? अगर ऐसा है तो हमारी शामत आ गई है। सोनिया का कोई टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे दिमाग में है? केकड़ा घबराकर ऊंची आवाज में बोला, क्या मेरे दिमाग में कोई है? मैंने कहा, मैं हूं। उसके हाथ में रिवॉल्वर कांप किया। मैंने कहा, तुम खामोश रहोगे, लेकिन मैं तुम्हारी जुबान से बोलता रहूंगा, देखो इस तरह। मैंने उसकी जुबान से ऊंची आवाज में गुंडों से कहा, मैं तुम्हारा बॉस, हुक्म देता हूं, वापस चले जाओ, मेरी और सोनिया की दोस्ती हो रही है। वो मुसल्ला गुंडे वहां से जाने लगे। सोनिया ने ताजुब से पूछा, तुम मुझ पर मेहरबान क्यों हो गए हो? उसने कहा, तुम्हारा कोई टेलीपैथी जानने वाला मेरे अंदर घुसकर मुझे मजबूर कर रहा है, क्या मुझसे दोस्ती करोगी? वह हैरानी से उसे देखते हुए बोली, क्या वाकई तुम्हारे दिमाग में कोई है?
मैंने उसकी जुबान से कहा, हाँ मैं फरहाद बोल रहा हूँ। सोनिया, तुमने थोड़ी देर पहले मेरे वजूद से इनकार किया था, मुझे दुश्मन समझकर सांस रोक ली थी, मुझे दिमाग से निकाल दिया था। देख लो मैं किस तरह तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। इस केकड़े के दिमाग में रहकर मैंने तमाम मुसल्लह अफराद को यहाँ से भगा दिया है। क्या अभी तुम मुझे फरहाद तस्लीम नहीं करोगी? पहले वो हैरान हैरान सी थी, फिर हंसने लगी। मैंने पूछा, किस बात पर हंसी आ रही है? प्लीज़ मजाक ना करो। वो बोली, मैं मानती हूँ तुमने बुरे वक्त पर मेरी मदद की है। तुम भी मान लो कि मैं किसी की मदद के बगैर मुसल्लह दुश्मनों की ऐसी की तैसी कर देती हूँ। फिर भी मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तुम्हें दोस्त समझती हूँ, लेकिन तुम फरहाद बनने का बचकाना मजाक ना करो। जब तुम इसे मजाक समझ रही हो तो फिर मैं किसी के सामने खुद को फरहाद नहीं कहूँगा। क्या मुझे दिमाग में आने दोगी? मुझे अफसोस है मैंने तुम्हें दोस्त समझा है, लेकिन दोस्ती के पहले दिन इतना एतमाद कायम नहीं होता कि दोस्त को घर के अंदर बुला लिया जाए। कुछ ये कि तुम दिमाग के अंदर आना चाहते हो। मैं यकीन दिलाती हूँ हम बेहतरीन दोस्त साबित होंगे। ज़रा सब्र से काम लो और इंतज़ार करो। मैं अपनी बातों में ज़रूरी बात कहना भूल गया। इस केकड़े ने यहाँ आने से पहले सुपर मास्टर के एजेंट से रब्ता कायम किया था। वो एजेंट भी अपने मुसल्लह आदमियों के साथ आ रहा होगा। सुपर मास्टर का हुक्म है कि तुम्हें देखते ही गोली मार दी जाए। वैसे तो मैं तुम्हें इसके मुसल्लह आदमियों से बचा सकता हूँ, जैसे केकड़े के आदमियों से बचाया, लेकिन कोई छुप कर तुम्हें निशाना बना सकता है। जो लोग मेरी ताक में रहती हैं, मौत उनको ताक कर ली जाती है। वैसे तुम अच्छे दोस्त हो। दूसरी बार दुश्मनों के इरादे से आगाह कर रहे हो। क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? हम तो हमेशा से साथ रहे हैं। और सॉरी, मैं फिर फरहाद की हैसियत से बोल रहा हूँ। क्या करूँ, मजबूर हूँ। जो हूँ वही बेख्तियार कह देता हूँ। बहरहाल मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, लेकिन किस तरह रहूँगा? तुमसे हज़ारों मील दूर खड़ा हूँ। अभी केकड़े की ज़ुबान से बोल रहा हूँ। क्या मुझसे बातें करने के लिए इसे अपने साथ रखोगी? ये केकड़ा मुझे पसंद नहीं। जब तक तुम जिस्मानी तौर पर मेरे सामने नहीं आओगे, किसी माकूल शख्स को अपने साथ रखूंगी। तुम उसके दिमाग में रहा करोगे। ये बताओ कब आ रहे हो? मुझे नई जिंदगी हासिल करने के बाद तुम्हारे साथ रहने की पहली खुशी नसीब हो रही है। मैं अभी यहाँ से रवाना हो रहा हूँ। 24 घंटे के अंदर तुम जहाँ रहोगी मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। उसी वक्त सुपर मास्टर के एजेंट की आवाज़ सुनाई दी। वो होटल की तरफ आते हुए पूछ रहा था, मिस्टर केकड़ा, तुमने अभी तक सोनिया को गोली नहीं मारी, जबकि ये तुम्हारे सामने बैठी हुई है। मैंने सोनिया से कहा, फिक्र न करो, मैं एजेंट को कंट्रोल करता हूँ। मैं एजेंट के अंदर पहुंच गया। केकड़ा ने मुझसे निजात पाते ही दोनों हाथ जोड़ दिए। सोनिया के सामने घुटने टेक कर बोला, मेरी माँ, मुझे मुआफ़ कर दो। मैं तुम्हारा वफादार बनकर रहूँगा। उसकी बात खत्म होते ही एक ऐसा वाक़या पेश आया कि हम सब हैरान रह गए। वो नौजवान सोनिया नजर आई जिसे पिंटू और होटल वाले पहले देख चुके थे। होटल का मालिक मुसल्ला गुंडों को देखकर सहमा हुआ एक तरफ बैठा था। नौजवान सोनिया अपने मखसूस अंदाज में चलती हुई उसके पास आई, फिर बोली, क्या इतनी बड़ी बस्ती में यही एक होटल है? मुझे घूमकर यहीं आना पड़ा। वैसे मैं समझती हूँ तुम दिल वाले हो कि इस खतरनाक इलाके में होटल खुला रखते हो। वहाँ जितने लोग थे हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर कभी बूढ़ी सोनिया को, कभी जवान सोनिया को देख रहे थे। बूढ़ी सोनिया थोड़ी देर तक सवालिया नज़रों से आने वाले को देखती रही, फिर अपनी जगह से उठकर बोली, है तुम कौन हो? नौजवान सोनिया ने होटल के मालिक की तरफ से पलट कर देखा, फिर अपनी हमशक्ल को देखकर जरा हैरान हुई। फिर यक बार की दोनों बाहें बूढ़ी सोनिया की तरफ फैलाकर आगे बढ़ते हुए बोली, मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढती फिर रही हूँ। वो गले लगने के लिए करीब आई। बूढ़ी सोनिया ने उसके एक हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां डालकर कहा, बड़ी तेज तरार हो, लेकिन मेरी सूरत बना लेने से वो जहानत नहीं मिलेगी जो मुझे दुश्मनों से बचाए रखती है। तुमने मेरी जैसी जिंदा दिली दिखाने के लिए अपनी उंगलियां मेरे हवाले कर दी हैं। अब तो ये टूट कर ही मुझसे अलग होंगी। मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, तुम्हें क्या हो गया? अपनी बेटी से पंजा लड़ा रही हो, दुनिया वाले क्या कहेंगे? अच्छा, तो तुम मेरी बेटी हो। फिर तो एक माँ को सिर्फ उंगलियां नहीं, पूरे हाथ और पांव तोड़ने का भी हक है। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी हकीकत मालूम करूंगी। मैं सुपर मास्टर के एजेंट के अंदर था। वह एजेंट को देखकर बोली, मेरे अजनबी दोस्त, जरा इस लड़की के दिमाग में जाओ और मुझे बताओ इसके इरादे क्या हैं। मेरे सामने दो सोनिया थीं। दोनों की आवाज़ और लबो लहजा एक जैसा था। यकसानियत के बावजूद सोच की लहरें उसी के दिमाग में जाएंगी जो असल होगी। इसकी वजह यह है कि नकल में कोई ज़रा बराबर ऐसी खामी होती है जो हमारी समझ में नहीं आती। सोच की कुदरती परवाज़ किसी नक्काल के दिमाग में नहीं ठहरती, सीधी असल के पास पहुंचती है। मैं नौजवान सोनिया के दिमाग में आया। वो बोली, क्या तुम वही फरहाद बनने वाले मस्करे हो? मेरी जान, मेरी संजीदगी जितनी खतरनाक होती है मेरी जिंदा दिली में उतना ही मस्करापन होता है। ये तुम अच्छी तरह जानती हो। हाँ, याद आया, तुम थोड़ी देर पहले मेरे दिमाग में आकर दोस्ती का दम भर रहे थे। चलो दोस्ती का सबूत दो और इस बनस्पति सोनिया को चक्कर दो और इसके इरादे मालूम करो। ये थोड़ी देर पहले मेरी नज़रों में आई है। मुझे अपना असल लहजा नहीं सुनाएगी। इसके मौजूदा लहजे के जरिए मैं तुम्हारे ही दिमाग में आ जाऊंगा। बहरहाल अभी से चक्कर देता हूँ, बाद में हम इसकी असलियत मालूम करेंगे। मैं एजेंट के दिमाग में वापस आकर उसकी जुबान से बोला, सोनिया, ये जवान लड़की ज़रा सर फिरी है। तुमसे इतनी मुतासिर है कि अक्सर ख्वाब में तुम्हें अपनी माँ के रूप में देखती है। इसने प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई है। ये पैदाइशी तौर पर तुम्हारी हमशक्ल है।
आईना देखती है तो खुद को जवान सोनिया और तुम्हें अम्मा जान कहती है। ये मेंटल केस है, किसी की आलाकार नहीं है। बूढ़ी सोनिया ने उंगलियों पर अपनी गिरफ्त ढीली कर दी। उसका हाथ छोड़कर बोली, मुझे यकीन नहीं आता कि यह पैदाइशी तौर पर मेरी हमशक्ल है और किसी की आलाकार नहीं है। मुझे बताओ इसके माँ बाप कौन है और ये कहाँ की रहने वाली है। सोनिया ने कहा, ख्याल ख्वानी करने वाले ने मेरे मुताल्लिक सब कुछ सच कहा है, मगर यह झूठ है कि मैं सरफिरी हूँ। मेरी प्यारी अम्मा, तुमसे मोहब्बत करना क्या पागलपन है? तुम इससे कुछ ना पूछो, मेरे साथ तन्हाई में कहीं चलो, मैं सबके सामने अपनी असलियत नहीं बताऊंगी। बूढ़ी सोनिया ने कहा, मेरी नादान बच्ची, तुम जहां कहोगी वहां चलूंगी, लेकिन याद रखो तुम्हारी कोई भी चालाकी एक हमाकत साबित होगी। मैंने कहा, फिक्र न करो, मैं इस दोशीज़ा के दिमाग में मौजूद रहूंगा, इसे चालाकी दिखाने का मौका ही नहीं दूंगा। वह बोली, मेरे अजनबी दोस्त, इस खुशफहमी में ना रहो कि मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। हो सकता है तुम्हारे से पहले ही गठजोड़ हो चुका हो। हमारा ख्याल ख्वानी करने वाला आर्मर बाबा साहब के दायरे में मसरूफ़ है। वो आएगा तो तुम्हारे दिमाग में पहुंचकर असलियत मालूम कर लेगा। फिलहाल तुम सुपर मास्टर के एजेंट को यहाँ से जाने दो, मैं जा रही हूँ। वो सोनिया के साथ जाने लगी। कमबख्त ऐसे बातें करी थी जैसे सचमुच आर्मर और बाबा साहब के दायरे से उसका ताल्लुक हो। मैंने एजेंट से पूछा, क्या तुम जानते हो कि एक ख्याल ख्वानी करने वाला पूरी फौज को किस तरह आपस में मारने मरने पर मजबूर कर देता है? वो गिड़गिड़ा कर बोला, मुझे मुआफ़ कर दो, मैं तुम लोगों के सामने कभी दुश्मन बनकर नहीं आऊँगा। दानिशमंदी यही है, जाओ मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। सुपर मास्टर से कहना सोनिया लोहे का चना है, जब भी चबाएगा दांत टूट जाएंगे। केकड़ा और एजेंट अपने मुसल्ला आदमियों के साथ चले गए। मैं सोनिया के पास चला आया। उसने सांस रोक ली। चंद सेकंड के बाद मैंने फिर उसके पास पहुंचते ही कहा, देखो सांस ना रोकना, मैं तुम्हारा फरहाद नहीं, तुम फिर मस्करा समझोगी, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं दोस्त नहीं पालती, चलो छुट्टी करो। उसने सांस रोकी तो मैं बाहर निकल गया। फौरन ही पिंटू के दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे उधर दौड़ाया जिधर वो बूढ़ी बनास्पति सोनिया को ले गई थी। पता चला इन दोनों के पीछे कुछ मुसल्ला अफराद छुप छुप कर जा रही हैं। पिंटू ने मेरी मर्जी के मुताबिक रास्ता बदला, फिर उनके पास पहुंच गया। दोनों सोनिया का ताकुब करने वालों में से एक ने घूर कर उसे देखा, फिर कहा, पिंटू तुम जानते हो हम कौन हैं और कितने खतरनाक है, फिर मरने क्यों आए हो? वो बोला, मैं बताने आया हूं कि उधर मैदान की तरफ सोनिया जा रही है। हम जानते हैं, मगर ये नहीं जानते कि वो दोनों औरतें सोनिया हैं। दूसरे ने डांट कर कहा, हम ये भी जानते हैं। अपनी खुश नसीबी से फ़ायदा उठाकर भाग जाओ, क्योंकि हम तुम्हें गोली मारकर फायरिंग की आवाज़ उस जवान सोनिया को नहीं सुनाना चाहते। मैंने पिंटू को वहां से भगा दिया। ताकुब करने वालों में से दो की आवाज़ें सुन चुका था। तीसरे चौथे भी आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ बोलते जा रहे थे। मैदान के पास एक टूटा हुआ लकड़ी का मैदान था। सोनिया पता नहीं किस तरह उस मुअम्मर सोनिया को बातों में लगाकर वहां ले गई थी। ताकुब करने वालों ने उससे शिकस्ता मकान को चारों तरफ से घेर लिया। एक ने कहा, सोनिया तुम्हारे मुहाफिज पहुंच गए हैं, तुम खैरियत से हो ना? उस मकान के अंदर क्या हो रहा था ये कोई नहीं जानता, मुझे बाद में मालूम हुआ। सोनिया ने उसे वहां ले जाकर पूछा था, बूढ़ी मैं ना, अब बोलना शुरू कर दे, तू किस तंजीम के लिए सोनिया बनकर फिर रही है? वस्ते हुए बोली, मुझे बूढ़ी ना समझना, मैंने बुढ़ापे का खोल चढ़ाया है। मेरे मुकाबले पर आने वाले मर्द अपने पैरों से वापस नहीं जाते, फिर तू क्या चीज़ है? तूने मुझे तन्हाई में गुफ्तगू करने के लिए कहा, तभी मैं समझ गई थी कि तेरी शामत आ गई है। सोनिया ने एक हाथ बढ़ाते हुए कहा, तू मेरी उंगलियां तोड़ना चाहती थी? उसने मुस्कुराते हुए सोनिया की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाई, फिर उसके साथ मुस्कुराहट बुझ गई। सोनिया ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर एक झटके से उसकी उंगलियां मोड़ दी थीं। वह तकलीफ से कराते हुए दूसरा दाव इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन मुड़ी हुई उंगलियों पर और दबाव पड़ा तो उसकी चीखें निकलने लगी। सोनिया ने कहा, मैं मानती हूँ तुमने बुढ़ापे का खोल चढ़ा है, तुम जवान और शहजोर हो, लेकिन भरी जवानी में उंगलियां टूट जाएंगी तो किसी यार का हाथ कैसे पकड़ोगी? चीखना बंद कर दो, मेरे सवालों का जवाब दो। मैं सोनिया नहीं हूँ। सोनिया मैं हूं तो तुम कैसे हो सकती हो? जल्दी से अपनी असलियत बताओ। मुझे मेलोडी कहती है। ये कोई नाम नहीं है, तुम रुक रुक कर जवाब दोगी और समझोगी कि तुम्हारा कोई दाव चल जाएगा तो ये तुम्हारी भूल है। उसी वक्त बाहर से घेरने वाले ने मेलोडी को मुखातिब करते हुए कहा, सोनिया तुम्हारे मुहाफिज पहुंच गए हैं, तुम खैरियत से हो ना? वो खैरियत से नहीं थी, उंगलियां टूटने वाली थी। शदीद तकलीफ के बायस जवाब भी नहीं दे सकती थी। सोनिया ने कहा, तुम इसीलिए रुक रुक कर बोल रही थी, तुम्हें मालूम था कि ये चमचे यहां पहुंचने वाले हैं। पहले इन्हें जवाब दो कि इधर कोई आएगा तो तुम उसे जिंदा नहीं मिलोगी। वह जवाब देने की बजाय चीखने लगी। सोनिया उसकी चालाकी समझ गई। इस तरह वह अपने साथियों को यह जताना चाहती थी कि वो मुसीबत में है। सोनिया ने फौरन बुलंद आवाज से कहा, तुम ये चीखें सुन रहे हो? मैंने सोनिया बनने वाली इस जवान छोकरी को अजाब में मुब्तला कर रखा है। अभी और दर्दनाक चीखें सुनाई देंगी, तुम लोग बाहर रहो जब तक मैं सिग्नल ना दूं, कोई अंदर ना आए। यह कहते उसने एक झटका दिया। हड्डियों की हल्की सी किड़किड़ाहट सुनाई दी। मेलोडी की हलक से दर्दनाक चीखें निकलने लगी। बाहर खड़े हुए मुसल्ला अफराद खुश हो रहे थे। मैंने परेशान होकर सोनिया के दिमाग तक छलांग लगाई। उसने सांस रोक ली। मैं मुतमईन होकर एक मुसल्ला शख्स के दिमाग में आया, फिर बोला, सोनिया तुमने सांस रोककर बता दिया है कि अजाब में कौन मुब्तला है। अब मैं तुम्हें घिरने वालों को ख़त्म कर रहा हूँ। तुम्हें गोलियों की आवाज़ें सुनाई देंगी, लेकिन कोई गोली तुम्हारी तरफ नहीं आएगी। मैंने अपने आलाकार के जरिए फायरिंग शुरू की। उसे दौड़ाते हुए शिकस्ता मकान के चारों तरफ ले गया।
फायरिंग के नतीजे में 2 हलाक हुए, बाकी 2 में से एक छुप गया। दूसरे ने मेरे आलाकार के पांव में गोली मारकर पूछा, क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? तुमने हमारे 2 आदमी मार दिए। वो गोली लगते ही लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा और बोला, उल्लू के पट्टे, जब एक को सोनिया बनाकर लाए हो तो उसके पीछे ख्यालख्वानी करने वाले लाज बनाएंगे। तुम इतनी सी बात भूल गए थे। मैं याद दिला रहा हूं, मुझे गोली मार दो वरना मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात खत्म होती है गोली आकर उसे लगी। वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। मैं गोली मारने वाले के पास पहुंच गया। उसके छुपने वाले साथी को आवाज देते हुए कहा, अब छुपने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे मार डाला है, बाहर आ जाओ। वो हंसते हुए बाहर आकर बोला, कमबख्त पागल हो गया था, हमारे पीछे पड़ गया। उसके साथी ने राइफल से निशाना लेते हुए कहा, पागल तो मैं भी हो गया हूं, ये देखो और देखते ही चल बसो। उसने बाहर निकलने वाले को भी गोली मार दी। मैंने उसकी जुबान से बुलंद आवाज में कहा, सोनिया ये 5 थे, 4 खत्म हो गए। मैं 5वें की जुबान से बोल रहा हूं। तुम कभी वक्त ज़ाया नहीं करती हो, मिनटों में फैसला करती हो। जिस औरत को तुमने अजाब में मुब्तला किया अब उसका दिमाग कमज़ोर हो चुका होगा। मैं उसके अंदर की तमाम बातें तुम्हें फ़ौरन बता दूंगा। मुझे अपने पास आकर उसकी आवाज़ सुनने दो। उसने मकान के अंदर से कहा, तुम आ सकती हो। मैंने 5वें को खुदकुशी कराई, फिर सोनिया के पास पहुंचा। उसने सांस नहीं रोकी। मेलोडी से बोली, अब तुमने जुबान ना खोली तो दूसरे हाथ की भी 4 उंगलियां टूट जाएंगी। उसने दूसरे हाथ को पकड़कर उसकी उंगलियों में उंगलियां फंसाई। मेलोडी तड़प कर बोली, मैं बोलती हूँ, मेरा हाथ छोड़ दो। मैं बोल रही हूँ, मेरा नाम जेनिफर जॉनसन है। मैं दर्द भरी आवाज़ में गाती हूँ, इसलिए सभी मुझे मेलोडी कहती हैं। मैंने उसके अंदर पहुंचकर कहा, तुम यहूदी हो? हाँ, मैं यहूदी हूँ। फिर वो चौंक कर बोली, नहीं, तुम मेरे अंदर नहीं आ सकते। मैं 5 मिनट तक सांस रोक लेती हूँ, भाग जाओ यहाँ से। मैंने उसकी जुबान रोक दी। फिर उसने जुबान से कहा, सोनिया, बाहर इसके जो मददगार आए थे उनका ताल्लुक यहूदियों की तंजीम से था। अगर ये सीधी तरह सोनिया बनने का मकसद बयान न करे तो दूसरे हाथ की उंगलियां भी तोड़ देना। जब तक मैं इसके चोर ख्यालात पढ़ता रहूंगा। वो बोली, तुम सुन रही हो मेलोडी? क्या दोनों हाथों से अपाहिज होना चाहोगी? मैं सिर्फ 3 तक गिन रही हूं, इसके बाद तुम होगी और तुम्हारी चीखें। वो तड़प कर बोली, मैं बता रही हूं, मेरा हाथ छोड़ दो। अगर नहीं बताऊंगी तो वो मेरे चोर ख्यालात पढ़ रहे हैं, मैं कोई बात छुपा नहीं सकूंगी। फिर वो बताने लगी, यहूदी तंजीम के सरबराहों ने सुपर मास्टर से अपने चंद मुतालबात मनवाने के लिए एक प्लान तैयार किया था। वो पारस को ट्रैप करके तेल अबैब के कैद खाने में पहुंचाना चाहते थे। अब यह अंदेशा नहीं था कि फरहाद बेटे की रिहाई के लिए टेलीपैथी के जरिए उनके मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। मास्को में रहने वाले एक यहूदी जासूस ने बड़ी यकीन से ये इत्तला इसराइली हुक्काम तक पहुंचाई थी कि तातियाना ने सोनिया को हलाक कर दिया है और मास्क मैन सोनिया की हलाकत को भी दुनिया से छुपा रहे। इसराइली हुक्काम के लिए बहुत बड़ी खबर थी। एक तो फरहाद मर चुका था, दूसरा ये कि जब तक मास्क मैन सोनिया की हलाकत को किसी अमली हिकमत अमली के बायस छुपाता तब तक वो डमी सोनिया से बहुत बड़ा काम ले सकते थे। सोनिया ने मेलोडी से पूछा, वो तुमसे क्या काम ले रहे हैं? वो बोली, 3 दिन के बाद शीबा की बरसी है। पारस अपनी माँ की कब्र पर फूल चढ़ाने आ सकता है, बशर्ते कि सोनिया भी उसके साथ तेल अबैब जाने के लिए राजी हो जाए। वह सोनिया को अपनी माँ कहता है, उसकी हर बात मानता है, इसलिए मैं उसके अंदर मरहूम माँ शीबा के लिए जज्बात उभारने जा रही हूँ। तुम पारस से मिलने कहाँ जा रही हो? मुझे 12 घंटे पहले बताया गया कि पारस रूम में है। तुम उससे कैसे मिलोगी? आज रात एक हेलीकॉप्टर मुझे यहाँ से रूम पहुँचाएगा। सोनिया ने रिस्ट वॉच देखते हुए कहा, 15 मिनट में मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर आने वाला है। मैं भी अपने बेटे से मिलने रूम जा रही हूँ। तुम्हारे पास ट्रांसमीटर तो होगा? उसने गिरेबान में हाथ डालकर एक ट्रांसमीटर निकाला। सोनिया ने कहा, अपने खास आदमी से राब्ता कायम करो। उससे कहो कि सोनिया बनने वाली नौजवान लड़की स्मगलरों की साथी थी, उसके लिए एक हेलीकॉप्टर आया है। इससे पहले उस लड़की के आदमियों से सख्त मुकाबला हुआ था। नतीजे में तुम्हारे और उसके आदमी मारे गए हैं। तुम उस लड़की को जख्मी करके उसके हेलीकॉप्टर में ले जा रही हो। रास्ते में उसे मार डालोगी, फिर रूम पहुंचकर अपने खास आदमी से राब्ता कायम कर लोगी। वो एक हाथ से ट्रांसमीटर ऑपरेट नहीं कर सकती थी क्योंकि दूसरे हाथ की उंगलियां टूटी हुई थी। मैंने कहा, सोनिया, मैं कोड वर्ड्स बता रहा हूं, तुम मेलोडी बनकर ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू करो। मैं तुम्हारी गुफ्तगू के दौरान इसे बोलने नहीं दूंगा। उसने यही किया। मकदूनिया में मेलोडी का जो खास आदमी था उससे गुफ्तगू की। इसी दौरान फ्रांसीसी हुकूमत की तरफ से सोनिया के लिए हेलीकॉप्टर पहुंच गया। सोनिया ने ट्रांसमीटर को बंद किया, फिर मेलोडी की गर्दन को गिरफ्त में लेकर कहा, तेजी से चलो और हेलीकॉप्टर में जाकर बैठो, इस तरह तुम जिंदा रहोगी। वो सहमी हुई बोली, तुमने मेरे खास आदमी से कहा है कि जवान सोनिया जो एक काम सी लड़की है और स्मगलरों से ताल्लुक रखती है, उसे तुम रास्ते में कहीं मार डालोगी। इसका मतलब है मुझसे पीछा छुड़ा लोगी। क्या तुम्हें डर लग रहा है? क्या तुमने सर पर कफन बांधकर सोनिया का मेकअप नहीं किया था? हाँ, मैं जानती थी बाजी पलट जाएगी तो मुझे मौत मिलेगी, लेकिन अब मौत को सामने देखकर जिंदगी की अहमियत मालूम हो रही है। वो बातों में वक्त ज़ाय कर रही थी। मैं उसे जबरन चलाता हुआ शिकस्ता मकान के बाहर लाया। वो जाने से इनकार कर रही थी। मैंने उसे हेलीकॉप्टर में बिठाया। सोनिया ने अंदर आकर स्लाइडिंग दरवाजे को बंद किया, पायलट को परवाज करने के लिए कहा और ताकीद की कि वो मुंह से आवाज़ ना निकाले। एक ख्यालख्वानी करने वाला अजनबी मेलोडी के अंदर मौजूद है। मैंने मेलोडी की जुबान से कहा, सोनिया, मैं दोस्त हूँ, तुम्हारे काम आ रहा हूँ और तुम पायलट को मुझसे मोहतात रहने के लिए कह रही हो। तुम्हारी दोस्ती मुझसे है, पायलट से नहीं। फिर एक दिन में दोस्ती मुस्तहकम नहीं होती।
अगर तुम समझदार हो तो बहस ना करो, दोस्ती का सबूत देते रहो। हेलीकॉप्टर परवाज करने लगा। मैंने पूछा, आखिर कब मुझ पर एतमाद करोगी? जब तुम्हारे मुतल्लिक मालूमात हासिल होंगी कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और अचानक टेलीपैथी के आसमान से किस तरह टपक पड़े हो। फॉर गॉड सेक, अभी अपने मुतल्लिक कुछ न कहना, पहले मेलोडी के बचपन से लेकर अब तक की तमाम अहम बातें मालूम करो। यानी तुम यहूदी तंजीम की मेलोडी बनकर तेल अबैब जाओगी और पारस को शिबा की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए उसकी बरसी पर ले जाओगी। तुम खतरनाक हद तक प्लान में करो। तुम्हारी जात से मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। मैं तुम्हारा कच्चा चट्ठा मालूम करके रहूंगी। फिलहाल मेलोडी की हिस्ट्री मालूम करो। मैं मालूम करने लगा। हेलीकॉप्टर रूम के सिमत परवाज कर रहा था। यूगोस्लाविया से इटली करीब है, फिर भी 4 घंटे का सफर है। मैंने 1 घंटे बाद सोनिया से कहा, मैं इस औरत के सिलसिले में छोटी बड़ी तमाम अहम बातें मालूम कर चुका हूं, लेकिन 2 बातें मालूम नहीं हो सकी। एक तो यह कि मेलोडी का चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से पहले कैसा था। इसके पास अपने पहले चेहरे वाली तस्वीर मौजूद नहीं। इसके दूसरे सामान में है जिसे ये मकदूनिया में छोड़ाई है। दूसरी बात यह कि तेल अबैब में जिन आला फौजी अफसरान और हुकूमत के ओहदेदारान से मिलती आई है और जिन समाजी शख्सियात से इसकी शनास आई है, उनके चेहरों को तुम वहां जाकर कैसे पहचानोगी? सोनिया ने कहा, यह एक मसला है, लेकिन बहुत बड़ा मसला नहीं। मैं ऐसे मामलात से निमट लूंगी। तुम मेलोडी की हिस्ट्री बयान करो। मैं उसे एक एक बात तफसील से बताने लगा। मुझे मालूम नहीं था कि आर्मर ऐसे वक्त सोनिया के दिमाग में पहुंच गए। वो आर्मर से कह रही थी, एक ख्याल ख्वानी करने वाला अजनबी बार बार मेरे काम आ रहा है। पहले वो खुद को फरहाद कह रहा था। जब मैंने उसका मजाक उड़ाया तो वो महज दोस्ती कदम भरने लगा और इसमें शुबा नहीं कि उसने मुश्किल मराहिल में मेरी बड़ी मदद की है। आर्मर ने ताज्जुब से पूछा, आखिर यह बहरूपिया कौन हो सकता है? उसे हम बेनकाब करेंगे। फिलहाल एक काम करो, अभी मैं उस अजनबी ख्याल ख्वानी करने वाले को अपने दिमाग में बुला रही हूँ। वो मेरे पास आएगा तो तुम मेलोडी के दिमाग में चले जाना। उसे कम से कम 8 घंटे के लिए गहरी नींद सुला देना और उसके दिमाग में ये बात नक्श कर देना कि कोई भी सोच की लहर उसे बेदार करना चाहिए तो वो अपने मुकर्रर वक्त से पहले बेदार ना हो। तुम मेलोडी के साथ क्या सलूक करोगी? हमारा पायलट उसे पेरिस ले जाएगा, उसे वहां छुपा कर रखा जाएगा। तुम वक्तन फवक्तन मेरी ज़रूरत के मुताबिक उसके दिमाग से मालूमात हासिल करते रहोगे और वहां के तमाम फौजी अफसरान वगैरह के दिमागों में जाकर मालूम करोगे कि मेलोडी से किसकी जान पहचान है और किससे गहरी शनासाई है। मेलोडी के रिश्तेदारों के पास भी जाओगे। कोशिश करोगे कि मेरे तिल अबैब पहुंचने से पहले उन तमाम मुतल्लिका अफराद की तस्वीरें किसी के जरिए मुझ तक पहुंच जाएं। वहां पहुंचने पर पहले मैं तस्वीर को ज़हन नशीन करूंगी, फिर उनका सामना करूंगी। मैं कोशिश करूंगा कि मुतल्लिका अफराद की तस्वीर पहले ही तुम्हारे पास पहुंच जाएं। उस अजनबी को अपने पास बुलाओ। सोनिया ने मेलोडी को देखते हुए मुझे मुखातिब किया, अजनबी दोस्त, तुमने बड़ी अहम मालूमात फराहम की हैं। मेलोडी को आराम करने दो, तुम मेरे दिमाग में आओ। मैंने खुश होकर उसके दिमाग में पहुंचते हुए कहा, मेरी खुशनसीबी है कि तुमने अपने पास बुलाया है। क्यों ना शुक्री करते हो, आज कई बार आ चुके हो। ऐसा भी क्या ना कि जब चाहती हो सांस रोककर बाहर फेंक देती हो। वस्ते हुए बोली, हमेशा इज्जत से आना और इज्जत से जाना चाहती हो तो अपनी असलियत ना छुपाओ। यूं कहो कि मैं मोहब्बत से आया करूं और मोहब्बत से जाया करूं, क्योंकि मेरी मोहब्बत अमर है। इंसान दुनिया से चला जाता है, उसकी मोहब्बत किसी न किसी सूरत में रह जाती है। ये तुम्हारी मेरी सच्ची मोहब्बत का करिश्मा है कि मैं मौत के बाद भी जिंदा हूं। दुनिया कहती है फरहाद मर चुका है, अब कभी इस दुनिया में वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार की कशिश में चला आया हूं। ओ खुदाया, तुम फिर बकवास करने लगे हो। मैं तुम्हें क्या समझूं? तुमने पहली बार मेरे दिमाग में आकर प्रिंस डैगर की बातें सुनी थी। उसे भी फरहाद बनने का खबर है। तुम भी इस मर्ज में मुब्तला हो। तुम पहले भी कहा करती थी कि मोहब्बत एक बीमारी है, समझने की कोशिश करो। मैं आज भी इस मर्ज में मुब्तला हूं। तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। पहला सवाल है, क्या तुम किसी मेंटल अस्पताल या पागल खाने में रह चुके हो? तुम मुझे पागल क्यों समझती हो? सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। मैं किसी पागल खाने या मेंटल अस्पताल में नहीं था। दूसरा सवाल है, क्या पागल कभी खुद को पागल कहता है? देखो, तुम अपने सवालात से घेर कर मुझे पागल साबित। वो मेरी बात काट कर बोली, सिर्फ सवाल का जवाब दो। तुम्हारे सवाल की ऐसी की तैसी। मैं जवाब दूंगा कि पागल कभी खुद को पागल नहीं कहता, तो इसका मतलब होगा कि मैं पागल हूं और खुद को पागल नहीं समझ रहा हूं। अच्छा, एक अहम सवाल है, सुपर मास्टर के पास कितने ख्याल ख्वानी करने वाले हैं? जब मैं जिंदा था, मेरा मतलब है कि आर्जी मौत से कबल, मैडोना नामी एक औरत सुपर मास्टर की ख्याल ख्वानी करने वाली थी और एक शख्स था जो पुलिसरार बनकर रहता था। उसका नाम मुझे मालूम नहीं। आज तुम्हारे पास आकर प्रिंस डैगर का नाम मालूम हुआ। वो मुस्कुराते हुए बोली, जब तुम जिंदा थे उस वक्त भी ख्याल ख्वानी करने वाले 2 डैगर थे। वो हम पर जाहिर नहीं थे। तुम्हारी आर्जी मौत के बाद। अरे हाँ, ये आर्जी मौत क्या होती है? मैं जवाब सोचने लगा। उसी वक्त प्रिंस डैगर की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, सोनिया, ये पागल कौन है? सोनिया ने पूछा, तुम कब आए? मैं तो आती ही तुम्हें मुखातिब करता हूँ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में दूसरी आवाज़ सुनकर हैरान रह गया। हैरानी की बात है, ये कह रहा था कि पहले कभी जिंदा था, फिर आर्जी मौत मर गया। आखिर ये मुर्दा कौन है, और मुर्दा है तो कैसे बोल रहा है? वो बोली, अजीबोगरीब चीज़ है, या तो बहुत मासूम और मजलूम है। किसी ने इस ख्याल ख्वानी करने वाले पर तनवीमी अमल किया है। इसके दिमाग में उल्टी सीधी बातें नक्श कर दी हैं, या फिर ये बहुत बड़ा मक्कार है। प्रिंस डैगर ने कहा, तुम्हारी आखिरी बात दुरुस्त है।
मुझे कल पता चला कि सुपर मास्टर के पास सिर्फ हम 2 डैगर नहीं है, कोई और भी ख्याल ख्वानी करने वाला है। हो सकता है 1 हो, 2 हो या 10 हो। सोनिया ने कहा, यह खबर तशवीशनाक है। उसके पास ट्रांसफॉर्मर मशीन थी, पता नहीं उसने कितने टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए होंगे। वैसे तुम्हें कैसे इल्म हुआ? 2 दिन से मैं तुम्हारे साथ मसरूफ था और दूसरा डैगर बीमार पड़ा हुआ था। फिर वो कौन था जो इंसानुमा रोबोट के दिमाग में रहकर मैडोना को पेरिस से रूम पहुंचाना चाहता था? वो बोली, इंसानुमा रोबोट वाली बात मुझे मालूम नहीं है, मैं बाद में मालूम कर लूंगी। अहमियत इस बात की है कि एक नया ख्याल ख्वानी करने वाला भी है जो सुपर मास्टर के लिए मैडोना को अगवा करना चाहता था। प्रिंस डैगर ने कहा, और वो नया ख्याल ख्वानी करने वाला अभी तुम्हारे दिमाग में मौजूद है। मैंने गुस्से से कहा, तुम बकवास कर रहे हो। मैं सुपर मास्टर का ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं हूं। मैं सुपर मास्टर, मास्कमैन, यहूदियों की तंजीम और दूसरी तमाम खतरनाक तंजीमों का दुश्मन था, दुश्मन हूं और दुश्मन रहूंगा। सोनिया, तुम इसकी बातों में ना हो। मैं कोई नादान बच्ची नहीं हूं, किसी की बातों में नहीं आऊंगी। तुम ये बताओ, जब हमने तमाम ट्रांसफॉर्मर मशीनों को तबाह किया तो उससे पहले सुपर मास्टर को दर्जन भर टेलीपैथी जानने वाले पैदा करने का कितना मौका मिला होगा? मैंने कहा, बेशक उसे काफ़ी मौका मिला होगा। अब बताओ, क्या उसने अपने किसी ख्याल ख्वानी करने वाले पर तनवीमी अमल नहीं कराया होगा? इस अमल के जरिए उसकी पिछली जिंदगी भुला दी होगी, जिसे ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। मैंने पूछा, वो अपने टेलीपैथी जानने वाले की ब्रेन वॉशिंग क्यों कराएगा? इसलिए कराएगा कि उसके दिमाग में फरहाद की हिस्ट्री भर देगा। वो बेचारा अमल के बाद खुद को दोबारा जिंदगी हासिल करने वाला फरहाद समझेगा। देखो देखो, ये तुम मुझे कह रही हो? तो फिर सीधी तरह बता दो तुम कौन हो। मगर तुम क्या बताओगी? मैं पहले ही कह चुकी हूं कि तुम तनवीमी अमल के पाबंद हो या फिर बहुत बड़े मक्कार हो। दोनों ही सूरतों में हमारे लिए खतरनाक हो। अभी 6 घंटे से तुम्हारे काम आ रहा हूं, तुम्हारे दुश्मनों को जहन्नुम में पहुंचाता रहूं। क्या तुम मेरी मोहब्बत और दोस्ती को नहीं समझोगी? मोहब्बत और दोस्ती मक्कारी से भी होती है। प्रिंस डैगर, मैं इस अजनबी को भगा रही हूं, मुझे अफसोस है। सांस रोकने से तुम भी निकल जाओगे। हमारी मुलाकात फिर किसी वक्त होगी। सोनिया, ठहरो, अभी सांस ना। मेरे मना करने के बावजूद उसने सांस रोक ली। मैं बाहर निकला, फिर मेलोडी के दिमाग में पहुंच गया। उसके अंदर रहकर सोनिया से कुछ कह सकता था, लेकिन वो बेहोशी की हद तक नींद में डूबी हुई थी। मैंने उसे आवाज़ दी, मेलोडी, इतनी जल्दी कैसे सो गई? उठो मेलोडी, उठो। फिर मेरी समझ में आया वो सोई नहीं, सुलाई गई है। उसकी 4 उंगलियों की हड्डियां टूट गई थी। वो तकलीफ से परेशान थी, भरपूर तिब्बी इमदाद से, और उंगलियों पर प्लास्टर चढ़ाने के बाद उसे नींद की दवा देकर सुलाया जा सकता था। मेडिकल एड से पहले यूं गहरी नींद नहीं आ सकती। हाँ, मगर टेलीपैथी के जरिए ऐसा मुमकिन था और ऐसा ही हुआ। मैं समझ गया ये सोनिया की चाल थी। उसने मुझे मेलोडी से दूर कर दिया था, दूसरे लफ्जों में खुद को मुझसे दूर ले गई थी। अब मैं उसकी मसरूफियात को देख सकता था, ना समझ सकता था, और ना किसी जरिए से समझा सकता था कि तुम मुझे फरहाद तस्लीम ना करती, ना सही, कम अज कम दोस्त मान लो, मैं दुश्मन नहीं। मगर प्रिंस डैगर की बातों में वजन था। पता नहीं सुपर मास्टर ने कितने टेलीपैथी जानने वालों को छुपा कर रखा होगा। उनमें से मैं एक हूँ। मैं अपनों से दूर, बहुत दूर, घने जंगल के उस कॉटेज में तनहा था। बहुत देर से अपने बिस्तर पर पालती मारे बैठा हुआ था। मैंने अपने पैरों को सीधा किया, फिर अफसोस करते हुए सोचने लगा कि पिछली रात से अब तक आला बीबी, रसवंती, अली, तैमूर और सोनी के पास जाता रहा। हर मुमकिन तरीके से अपनी हयात नौ का यकीन दिलाता रहा, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। मैं उनके बुरे वक्तों में काम आता रहा। एक आला बीबी को मौत के पंजे से ना बचा सका, वरना रसवंती और अली तैमूर को सरहद पार कराया। सोनिया के दुश्मनों को आपस में लड़ मरने पर मजबूर किया, लेकिन तरह तरह से दोस्त बनने का सबूत देने के बावजूद दुश्मन समझा जा रहा हूं। इतनी मायूसियों के बाद भी उम्मीद की एक किरण थी। रसवंती और अली तैमूर समझ रहे थे कि सरहद पार करते वक्त आर्मर ने उनकी मदद की है। अगर मैं उनसे कहता कि मैंने आर्मर बनकर उन्हें दुश्मनों से निजात दिलाई है, तो वो ये बात आर्मर से पूछते। वो जवाब देता कि सरहद पार करते वक्त वो उनके पास नहीं था। तब उन्हें मेरे खुलूस और ताउन का यकीन होता। मैं फिर एक बार किस्मत आजमाने के लिए रसवंती के पास आ गया। उसे बुखार नहीं था। वली के साथ एक चार्टर्ड तैयारी में पेरिस की तरफ जा रही थी। अगरचे बुखार नहीं था, ताहम कमजोरी थी। मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकती थी। उस वक्त अली तैमूर उसे कह रहा था, मामा, मेरे पास अंकल आर्मर मौजूद हैं। जब आपको पिछली जिंदगी याद आएगी तो अंकल आर्मर भी याद आएंगे। ये निहायत ही शरीफ और सच्चे इंसान है। किसी खातून की इजाज़त के बगैर उसके दिमाग में नहीं जाते। ये आपसे ज़रूरी बातें करना चाहती हैं, क्या आप इन्हें आने की इजाज़त देंगी? रसवंती ने कहा, ठीक है, उन्हें आने दो। दूसरे ही लम्हे में आर्मर ने आकर सलाम किया, फिर कहा, मादाम, एक ख्याल ख्वानी करने वाला कुछ अजीब किस्म का आदमी है। ये फैसला करना भी मुश्किल है कि वह हमारा दोस्त है या दुश्मन। अभी अली ने बताया कि वह आप लोगों के पास भी आ चुका है। वो बोली, हाँ, वो मेरे पास दिमाग में आकर खुद को फरहाद कह रहा था। आर्मर ने कहा, बिल्कुल ठीक, वह थोड़ी देर पहले सोनिया के पास जाकर भी यही कह रहा था। तरह तरह से वो खुद को फरहाद साबित करने की कोशिश कर रहा था। वैसे आपने उसे बिल्कुल करीब से देखा है, क्या उसने आपसे कोई ज्यादती की थी? आर्मर के इस सवाल से रसवंती का दिल धड़कने लगा। वह मुझे शौहर की हैसियत से नहीं पहचानती थी, बेटे को और तमाम रिश्तों को भूल गई थी, लेकिन
मैंने मोहब्बत से जो ज्यादती की थी वो उसे याद आ रही थी। जब भी मेरे प्यार का अंदाज याद आता यूं लगता जैसे ये सब कुछ पहले भी हो चुका हो। मैं अजनबी हूं मगर प्यार में बिल्कुल अपना हूं। वो एक गहरी सांस लेकर आर्मर से बोली, उसने कोई ज्यादती नहीं की। मेरा दिल कहता है वो दुश्मन नहीं है। अगर होता तो मुझे बड़ी आसानी से अगवा करके सुपर मास्टर या किसी भी दुश्मन के पास पहुंचा देता। अली ने उसे वार्निंग दी कि हमारे पीछे हरगिज ना आए। वो बेचारा दरख्त पर बैठा रह गया। मेरे दिमाग में नहीं आया, पता नहीं वो कौन था। फौजियों से छुप रहा था। ये सोचकर नदामत होती है कि हम उसे दुश्मनों के दरमियान छोड़ आए हैं। मादाम आप उसे मुतासिर हैं। जो शख्स नुकसान ना पहुंचाए तन्हा दुश्मनों में घिर जाए, क्या उसके लिए हमदर्दी से सोचना नहीं चाहिए? जब हम पिछली सरहद के करीब पहुंचे तो वह बहुत याद आया। मुझ में ख्याल ख्वानी की तवानाई नहीं थी। अगर वो होता तो उसकी टेलीपैथी के सहारे हम सरहदी मोर्चों की पोजीशन समझ सकते थे। आर्मर ने कहा, उसकी गैर मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ा। आप माँ बेटे ने टेलीपैथी के बगैर सरहद को पार किया और दुश्मनों को बुरी तरह शिकस्त देकर आ गई। ये क्या कह रहे हो? हम टेलीपैथी का सहारा लेकर आए हैं। तुमने हमारी मदद की थी। मैंने मदद की थी? नहीं, मैं तो पिछली रात अपनी बहन जोजो और सोनिया के मामलात में फंसा हुआ था। मैं आप में से किसी के पास नहीं आया था। तुम नहीं आए थे तो फिर वो कौन था? वो खुद को आर्मर कह रहा था। ठहरिए, मैं अली से बात करके आता हूँ। आर्मर ने अली तैमूर के पास आकर पूछा, क्या सरहद पार करते वक्त तुम्हें टेलीपैथी के जरिए मदद मिल रही थी? वो बोला, अंकल आप कैसा सवाल कर रहे हैं? कल रात आपने सरहदी चौकी में गोले बारूद के धमाकों से तबाही मचा दी। मैं हैरान था कि आप कभी एक चूंटी को नहीं मारती हैं, फिर बेशुमार दुश्मनों को किस दिल से हलाक कर रहे हैं। बाय गॉड, मैंने किसी को हलाक नहीं किया, कोई धमाका नहीं किया। मैं पिछली रात सरहद के करीब 1 मिनट के लिए भी नहीं आया था। ये कोई चक्कर है? अंकल आप हमसे कभी झूठ नहीं बोलते। इसका मतलब है कोई आपका नाम लेकर हमारी मदद करता रहा। आर्मर ने कहा, शायद वही अजनबी होगा जो तुम्हारी मामा के दिमाग में आकर खुद को फरहाद कह रहा था। समझ में नहीं आता। हमारे दरमियान सिर्फ आप ही एक ख्याल ख्वानी करने वाले हैं। मैडोना काबिल एतमाद नहीं रही। जोजो के ऑपरेशन का जख्म अभी कच्चा है। वो बेचारी बिस्तर से उठ नहीं सकती, ख्याल ख्वानी की परवाज नहीं कर सकती। मामा भी पिछली रात बुखार में मुब्तला थीं। बाकी तमाम टेलीपैथी जानने वाले हमारे दुश्मन हैं। वो कभी हमें सरहद पार ना करने देते, जबकि किसी ने आपका नाम लेकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बेटे ने ये बातें माँ को बताई। माँ ने कहा, खुद को फरहाद कहने वाले ने हमारी मदद की है। ये बात इस तरह समझ में आती है कि तुमने उसे गोली मारने की धमकी दी और हमारे पीछे आने से मना किया। फिर वह दिमाग में कैसे आता? हमारी मदद करने का एक ही तरीका था। उस तरीके पर अमल करते हुए वो आर्मर बन गया। फिर हमें सरहद पार कराने के बाद चुपचाप चला गया। बेटे, मेरा दिल कहता है वो बहुत अच्छा है। मैं रसवंती की बातें सुनकर खुश हो रहा था। वो मेरे लिए सोचती थी, मेरी हमायत में बोलती थी। ये एक कुदरती जज्बा था। गैर शऊरी तौर पर वो मेरी तरफ माइल थी। मैं बीवी और बेटे के पास फिर एक बार खुद को फरहाद कहने आया था, लेकिन अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। हालात उन्हें मेरी हमायत में सोचने पर मजबूर कर रहे थे। जब वो दिल से मेरे हामी हो जाते, मुझ पर एतमाद करने लगते, तो खुद को फरहाद तस्लीम कराना कुछ दुश्वार ना होता। इसलिए मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। अली ने कहा, अंकल ये बहुत बड़ी और बहुत अहम बात है। कोई बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा दुश्मन भी हमें सरहद पार करने ना देता। इसका मतलब है वो अजनबी दुश्मन नहीं है। आर्मर ने कहा, दोस्त भी नहीं है। तुम सोनिया के तजुर्बात से इनकार नहीं कर सकते। वो कहती है उस अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने उसकी हिदायत पर मेलोडी नामी एक औरत को टेलीपैथी के जरिए गहरी नींद सुलाया था। फिर सोनिया को यह बताने उसके दिमाग में आया कि मेलोडी 8 घंटे से पहले बेदार नहीं होगी। उस वक्त सुपर मास्टर का टेलीपैथी जानने वाला प्रिंस डैगर सोनिया से बातें कर रहा था। वो बातें सुनोगे तो अजनबी पर कभी भरोसा नहीं करोगे, वो कह रहा था। आर्मर ने कहा, पिछले 2 दिन से प्रिंस डैगर सोनिया के साथ था। दूसरा डैगर बीमार पड़ा है। इस दौरान सुपर मास्टर पेरिस से मैडोना को अगवा करके रूम पहुंचाना चाहता था। इस मकसद के लिए एक टेलीपैथी जानने वाला मसरूफ था। प्रिंस डैगर ने सुपर मास्टर से पूछा था कि यह नया ख्याल ख्वानी करने वाला कौन है, लेकिन उसे माकूल जवाब नहीं दिया गया। इस तरह यह बात समझ में आती है कि सुपर मास्टर ने ट्रांसफॉर्मर मशीन के जरिए कई और टेलीपैथी जानने वालों को पैदा किया है। उन्हें एहतियातन दुनिया वालों से और खुसूसन हमसे छुपा कर रखा है। ये ख्याल ख्वानी करने वाला जो खुद को फरहाद कहता है, कभी तुम्हारी कभी सोनिया की मदद करता रहे। यह सुपर मास्टर के खुफिया टेलीपैथी जानने वालों में से एक है। मुझे आर्मर पर गुस्सा आ रहा था। वो मेरी बनती हुई बात को बिगाड़ रहा था, लेकिन वो इतना सच्चा, शरीफ और प्यारा इंसान था कि मैं उसे दुश्मन नहीं कह सकता। वो अपने तौर पर मेरे वजूद का तज्जिया कर रहा था। फिर सुपर मास्टर के नए ख्याल ख्वानी करने वाले ने मुझे मशकूक बना दिया था। शीबा की मौत को भी एक अरसा गुजर गया है। अगर कोई हमारे दिमागों में आकर यकीन दिलाना चाहे कि वो शीबा हर मौत के बाद फिर जिंदा हो गई है, तो कोई यकीन नहीं करेगा। सब यही कहेंगे कि सुपर मास्टर का नया ख्याल ख्वानी करने वाला कोई चाल चल रहा है। यही बात मेरे साथ हो रही थी। मैंने अली से कहा, बेटे मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने दो। आर्मर एक नेक इंसान है, ये कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन लाइल्मी के बायस कोई गलत बात कह सकता है। आर्मर ने कहा, तुम मेरी गलती दुरुस्त करोगे तो मुझे खुशी होगी। अली ने कहा, तुमने आर्मर बनकर हमें धोखा दिया, लेकिन हमें सरहद पार करके बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे।
एहसान की बात नहीं है बेटा, मैं तो मोहब्बत से काम आया था, आइंदा भी काम आता रहूंगा। तुम मेरी दोस्ती को इस तरह समझ सकते हो कि अगर मैं सुपर मास्टर का आदमी होता तो आर्मर की गैर मौजूदगी से फायदा उठाकर तुम्हें सरहदी चौकी पर गिरफ्तार करा देता, रसवंती को सुपर मास्टर के पास पहुंचा देता। मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता था। बताओ, कोई रोक सकता था? बेशक तुम्हारा यह अमल साबित करता है कि तुम सुपर मास्टर के आदमी नहीं हो, लेकिन मास्कमैन या यहूदी तंजीम के आलाकार हो सकते हो। ये सुपर मास्टर और खतरनाक तंजीम वाले मेरी मामा को कभी सुपर मास्टर के पास नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने तुम्हारे जरिए हमें सरहद पार करा दिया। बेटे, ये क्या कह रहे हो? क्या टेलीपैथी बच्चों का खेल है कि उसके जानने वाले तमाम खतरनाक तंजीमों में पैदा होते रहें? अली ने जवाब दिया, अब ये बच्चों का खेल होता जा रहा है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इसराइल में यहूदियों के घर कोई टेलीपैथी जानने वाला पैदा होगा, और वहां हमारी शीबा मम्मी पैदा हो गई थी। मास्कमैन को हमारी तवक्को के खिलाफ पास्कल मिल गया। पास्कल ने दरअसल सुपर मास्टर की ट्रांसफॉर्मर मशीन से टेलीपैथी का इल्म हासिल किया था, फिर अपने मास्टर को धोखा देकर मास्कमैन के पास चला गया। डैनी दानियाल भी सुपर मास्टर को छोड़कर पहले हमारी दोस्ती का दम भरता रहा, फिर जहन्नुम में पहुंच गया। हो सकता है तुमने भी सुपर मास्टर की ट्रांसफॉर्मर मशीन से इस्तेफादा करने के बाद उसे छोड़ दिया हो और किसी दूसरी सुपर ताकत के लिए हमारे काम आ रहे हो। हमें सुपर मास्टर के जाल से निकालने के बाद आइंदा किसी नए जाल में उलझा सकते हो। मेरे खिलाफ तुम्हारे दलाइल ठोस हैं, लेकिन यह हकीकत नहीं। तुम माकूल सबूत के साथ अपनी हकीकत पेश करो। हम सरहद पार करने का बहुत बड़ा एहसान उठाकर तुम्हारे बिछाए हुए अनदेखे जाल में नहीं फंसेंगे। बेटा मुझसे माकूल सबूत मांग रहा था और मेरे पास खुद को फरहाद साबित करने का कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ जनाब शेख साहब अपनी एक हाँ से मेरी मुश्किल आसान कर सकते थे, लेकिन वो नाराज थे। पहले ही कह चुके थे कि मेरी ये नई जिंदगी दीन के लिए ज्यादा है और दुनिया के लिए कम है। अगर मैं दुनिया की तरफ ज्यादा झुकना चाहूंगा तो अपनी सही शनाख्त पेश नहीं कर सकूंगा, और यही हो रहा था। अली ने कहा, अंकल आप थोड़ी देर बाद रब्ता करें। मैं सांस रोक रहा हूं ताकि वो अजनबी मेहरबान चला जाए। सांस रोकने से पहले ही मैं उसके दिमाग से निकलकर रसवंती के पास आया, फिर बोला, रसवंती प्लीज बेटे से ना कहना मैं तुम्हारे पास हूं। मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूं। उसने पूछा, क्या अली अब भी तुम्हें दुश्मन समझता है? हाँ, ये मेरी बदनसीबी है। क्या मैं अली से बात करूं? कुछ हासिल नहीं होगा, वो मुझ पर एतमाद नहीं करेगा। ताज्जुब है, तुमने बड़ी मेहनत से हमें सरहद पार करा के बेलौस दोस्ती का सबूत दिया है, इसके बाद तो तुम पर एतमाद करना चाहिए। दरअसल सुपर मास्टर का एक और ख्याल खुआनी करने वाला जाहिर हुआ है। वो कौन है, उसका क्या नाम है, ये कोई नहीं जानता। अली और सोनिया वगैरह मुझ पर शुबा कर रहे हैं। अली कहते हैं मेरा ताल्लुक मास्कमैन या यहूदी तंजीम से है। मैं तुम दोनों को सुपर मास्टर के जाल से निकालकर दूसरी तंजीम के सरबराह के पास फंसा दूंगा। अली समझता है मैं आइंदा तुम माँ बेटे के खिलाफ कोई चाल चलने वाला हूँ। अगर तुम सच्चे हो तो मेरे बेटे की गलत फहमी दूर करो। उसे बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, किस मुल्क और किस शहर में रहते हो। मैं बताता हूं, मगर कोई यकीन नहीं करता। मैं फरहाद हूं। फरहाद के तमाम दोस्तों, दुश्मनों और रिश्तेदारों ने उसकी मोहब्बत देखी है, उसे अपनी आंखों के सामने दफन किया, फिर वह तुम्हें फरहाद कैसे तस्लीम करेंगे? मेरा दिल कहता है तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी तो तुम मुझे अपना जीवन साथी तस्लीम कर लोगी। बीवी अपने शौहर के प्यार की छोटी से छोटी बात याद रखती है। कभी सुकून से तन्हाई में सोचो, क्या मेरी आवाज़ और लहजे से तुम्हारा दिल धड़कता है? क्या मेरे प्यार का कोई अंदाज कभी अचानक तुम्हारे दिल को छू जाता है? वह शर्माने लगी। उसे फरहाद याद नहीं था, फरहाद की मोहब्बत याद नहीं थी, लेकिन घने दरख्त की शाख पर बैठकर प्यार के जो मुख्तसिर से लम्हात गुजरे वो याद आ रहे थे। थोड़ी देर के लिए वो भूल गई कि मैं उसके चोर ख्यालात पढ़ रहा हूँ। उसकी सोच कह रही थी, क्या प्यार ऐसा ही होता है, बदन में अंगड़ाई फेर देता है। ओ खुदाया, मैंने अली तैमूर की सआदतमंदी और खिदमत गुजारी देखकर उसे अपना बेटा मान लिया है। कुछ ऐसा हो कि इस अजनबी की मोहब्बत के अंदाज में मेरा गुमशुदा शौहर मिल जाए। अगर फरहाद ही मेरे जिस्म जा का मालिक था तो यही अजनबी फरहाद हो। इस फरहाद को मौत ना ही हो, इसे मेरी उम्र लगा दे मेरे मालिक। मैंने कहा, और मेरी दुआ है कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए ताकि मेरे दोनों बेटों को माँ की भरपूर ममता मिलती रहे। मेरा जीना क्या और मरना क्या, मैं तो जीते जी अपनों के लिए मर चुका हूँ। कोई मेरे वजूद पर यकीन नहीं कर रहा। पता नहीं क्या बात है, मेरा दिल कहता है तुम फरहाद हो। अगर मैंने कभी किसी के साथ नेकी की हो तो उसके सिले में खुदा मेरे दिल का एतबार दुरुस्त रखे। तुम बहुत अच्छी हो। इतनी बड़ी अजनबी दुनिया में एक तुम्हारा एतमाद हासिल करके मुझे जो खुशी हो रही है उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकूंगा। आज मुझे सारी दुनिया की दौलत मिल गई है। वो चौंक कर बोली, मैं कितनी खुदगर्ज हूँ। तुमसे यह भी नहीं पूछा कि तन्हा जंगल में कहाँ भटक रहे हो, क्या खा पी रहे हो, पिछली रात से कहीं सोने की जगह मिली है या नहीं। मैं खैरियत से हूँ, मेरी फिक्र न करो। ये सोचकर दिल दुखता है कि तुम अकेले हो, बिल्कुल अकेले। अब अकेला कहाँ रहा, तुम जो मेरे साथ हो। मैं जल्द ही पेरिस आऊँगा। मेरा बेटा मुझे बाबा साहब के इदारे में ले जा रहा है। ये इदारा पेरिस के करीब है ना? हाँ। मेरा जी बहुत चाहता है तुमसे मुलाकात करूं, लेकिन यह खुदगर्जी होगी। खुदगर्जी क्यों होगी?
इसलिए कि वहां तुम्हारा इलाज होगा। खुदा ने चाहा तो जल्द ही तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। याददाश्त जब वापस आएगी तब आएगी। मैं पेरिस में तुमसे ज़रूर मुलाकात करूंगी। फिर तो मैं पेरिस नहीं आऊँगा। तुम मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ हो। मैं पहले तुम्हारी दिमागी सेहतमंदी चाहता हूँ। इस तरह तुम माजी की तमाम यादों और मोहब्बतों के साथ मुझे पहचान सकोगी। वह नाराज़ होकर बोली, अगर ना पहचान सकूं तो तुम मिलने से इनकार करते रहोगे। चाहो मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। तुम मेरी मोहब्बत और जज्बे को समझो। बाबा साहब के इदारे में रहकर तुम्हें इलाज के दौरान माजी की बहुत सी बातें याद आती रहेंगी। वह कुछ ना बोली, रूठी रही। उसके रूठने का अंदाज अच्छा लगता रहा और मैं उसे मनाता रहा। यह मेरी जिंदगी का नया रोमांस था। सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे जवानी की इब्तदा है और पहली बार किसी से मोहब्बत कर रहा हूँ। वो बीवी कम और महबूबा ज्यादा लग रही थी, शायद इसलिए कि उसने अपने अंदर वाली फरहाद की बीवी को भुला दिया था। सर से पांव तक और दिल से दिमाग तक महबूबा ही महबूबा रह गई थी। मैंने कहा, मैं हार गया, तुम जीत गई, गुस्सा थूक दो। बाबा साहब के इदारे में इलाज भी कराती रहो और कभी कभी पेरिस आकर मुझसे मिलती भी रहा करो। वो मुस्कुराने लगी। अली की नज़र उस पर गई। उसने कहा, मामा आप बहुत खुश हैं, किस बात पर मुस्कुरा रही हैं? वो रसवंती को यूं लगा जैसे मोहब्बत की चोरी पकड़ी गई है। वो गड़बड़ाने वाली थी कि मैंने संभाल लिया। उसकी जुबान से कहा, बेटे मैं सोच रही थी आज तुम्हें जुबान से बेटा कहकर खुश हो रही हूं। कल परसों जब पिछली जिंदगी याद आएगी और सचमुच तुम मेरे बेटे साबित होगे तो वो कितने मुसर्रत भरे लम्हात होंगे। इंशाल्लाह जल्द ही ब्रेन वॉशिंग का तोड़ हो जाएगा। आपको पिछली तमाम बातें याद आ जाएंगी। फिर आप मुझे भी बेटा कहकर गले लगाएंगी। वो बड़ी हसरत और मोहब्बत से बोली, बेटे क्या मैं तुम्हारे बाप को भी पहचान लूंगी? बेशक आप उनकी तस्वीरें देखेंगी लेकिन बहुत रोएंगी। पापा की यादें आपको बहुत तड़पाएंगी। अगर वो जिंदा हो तो? मामा, पारस, सोनिया मम्मा, पोमी आंटी, उस्ताद वाटसू रोकी और बाबा साहब के दर के तमाम मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम अफराद के साथ मैं भी पापा की तजहीज़ व तकफीन के वक्त मौजूद था। हम सबकी आंखों के सामने उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। अब आप ही बताएं, कोई कब्र में जाकर दोबारा वापस आता है? रसवंती ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, बेटे आंखें धोखा खा सकती हैं। क्या हज़ारों अफराद की आंखें बेयक वक्त धोखा खाएंगी? जो लोग शोबदेबाज होते हैं वो सैकड़ों हज़ारों तमाशाइयों की आंखों के सामने खाली हैट में रुमाल डालती हैं, फिर रुमाल की जगह जिंदा फड़फड़ाता हुआ कबूतर निकालती हैं। ये नज़रों को फ़रेब देने का कमाल है। हज़ारों तमाशाई धोखा खा जाती हैं। अली ने टटोलती हुई नज़रों से रसवंती को देखा। वो बोली, तुम इस तरह क्यों देख रहे हो? उसने पूछा, मामा क्या वो आपके दिमाग में है? हाँ, वो आया था फिर चला गया। आप समझ रही हैं चला गया, क्योंकि पराई सोच की लहरों को महसूस नहीं करती हैं। वह छुपा हुआ है खुद को फरहाद साबित करने के लिए। आपकी जुबान से शोबदेबाजों की मिसाल दे रहा है। तुम समझते हो तुम्हारी माँ नादान है, वैसी माकूल दलील पेश नहीं कर सकती। ये बात नहीं है। पहले सुपर मास्टर ने आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाया, अब किसी दूसरी तंजीम का वो आलायकार आपको गुमराह करके मुझसे छीन लेना चाहता है। क्या आप दुश्मन की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मुझसे फिर बिछड़ जाना चाहती हैं? ऐसी बातें ना करो, मेरा इलाज कराओ, मेरी याददाश्त वापस लाओ, फिर मुझे कोई बहका नहीं सकेगा। मैं तुम्हें छोड़कर किसी दुश्मन के साथ नहीं जाऊंगी। मामा आप बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा, रसवंती तुम अपने जहन को दोस्तों और दुश्मनों के मामले में ना उलझाओ, आराम करो, मैं फिर आऊँगा। उसने बड़े प्यार से पूछा, जल्दी आओगे? मैंने जल्दी आने का वादा किया, फिर दिमागी तौर पर अपने कॉटेज में हाजिर हो गया। पिछली रात सोने का मौका नहीं मिला था। मैं चंद घंटे की नींद पूरी करने के बाद यहाँ से पेरिस जाने की कोई तदबीर करना चाहता था। उसी वक्त दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फौज का एक अफसर दौड़ता हुआ मेरे पास आया। ये वही अफसर था जिसे मैंने कहा था कि जिसके गले के लॉकेट में सुरख नगों वाली सलीब होगी वह जंगल में होने वाली अंधाधुंध फायरिंग से सलामत रहेगा, उसे गोली नहीं लगेगी। वही अफसर मेरे सामने आकर हाँफते हुए बोला, तुमने दुरुस्त कहा था। वह अपनी कमीज के गिरेबान में हाथ डालकर सलीब निकाल कर दिखाते हुए बोला, ये मेरे पास सुरख नगों वाली सलीब है। कल रात से अब तक सैकड़ों फौजी जवान और अफसरान मारे गए, मगर मैं जिंदा रहा। कितनी ही गोलियां मेरे आसपास से गुजरती नहीं, एक गोली तो मेरे सीने पर आकर लगी। ये देखो, सलीब पर गोली लगने का निशान है। तुम्हारे बयान के मुताबिक मुझे गोली नहीं लगी। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर उसकी सोच में कहा, इस राहब ने सच्चा बयान दिया था, मुझे इसके किसी काम आना चाहिए। इस ख्याल के साथ ही उसने मुझसे कहा, मैं बहुत खुश हूं, मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? मैं किसी शहर तक जाना चाहता हूं और आज ही जाना चाहता हूं। यह कोई बड़ी बात नहीं, हमारे एक हेलीकॉप्टर जरूरी सामान लाने जा रहा है, तुम अभी उसमें जा सकते हो। मुझे उस लम्हे में रसवंती पर और ज्यादा प्यार आया। जज्बा इश्क सलामत हो तो आशिक कच्चे धागे से बंदा चलाता है। ये उसकी भूली हुई जिंदगी की और भूली हुई मोहब्बत की सताएं थी जो इतनी जल्दी मेरे सफर का सामान कर रही थी। नया मास्क मैन आया था, शतरंज की नई बिसात बिछाकर नई चालने चलने के लिए बिल्कुल तैयार। ऐसे वक्त उसके नायब ने इतला दी कि आर्मर आया है। मास्क मैन कंप्यूटर के सामने आकर बैठ गया। आर्मर जो बातें नायब से कर रहा था, नायब वो बातें कंप्यूटर स्क्रीन तक पहुंचा रहा था और मास्क मैन अपना जवाब नायब के सामने रखे हुए कंप्यूटर स्क्रीन तक अरसाल कर रहा था।
आर्मर ने कहा, मिस्टर नामालूम, मैं तुम्हें मास्कमैन का ओहदा हासिल करने पर मुबारकबाद देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि साबका मास्कमैन की तरह तुम गलतियां नहीं करोगे। मैं बाबा साहब के इदारे की जानिब से मोहब्बत और इंसान दोस्ती का पैगाम लेकर आया हूँ और तवक्को करता हूँ कि हमारे दरमियान जो मुतनाज़िया मामलात हैं उन्हें खुश असलूबी से निपटाओगे। मास्कमैन ने कहा, मुबारकबाद का शुक्रिया, मैं तुम्हारी नेक तवक्कुआत पर पूरा उतरना चाहता हूँ। हमारा झगड़ा चश्मे ज़दन में ख़त्म हो जाएगा। तुम हमारी तातियाना और पास्कल को वापस कर दो, मैं जोजो और मारियो को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये बहुत ही आसान शर्त है। तातियाना जिंदा नहीं है। जब फ्रीकैन में सुलह का दरवाज़ा खुलता है तो जंगी कैदियों के तबादले की बात होती है। जंग में मरने वाले सिपाहियों की वापसी का मुतालबा नहीं किया जाता। हमारे पास पास्कल एक कैदी है, इसे हम निहायत आसान शर्त पर तुम्हारे हवाले कर देंगे। मैं जानता हूँ तुम पास्कल के इवज़ जोजो का मुतालबा करोगे। मिस्टर नामालूम, तुम मास्कमैन का ओहदा संभालते ही ज़हनी दिवालियेपन का सबूत दे रहे हो। पहले तुमने मुर्दा तातियाना की जिंदा वापसी चाहिए और अब मेरी शर्त सुनने से पहले ही अपनी खोखली अक्ल से जोजो की बात कर रहे हो। मुझ पर चोट ना करो, क्या तुम लोग जोजो की वापसी नहीं चाहते हो? हरगिज़ नहीं। मुझे हैरान और परेशान करने से पहले अच्छी तरह सोच कर बोलो। मुझे अच्छी तरह याद है कि जोजो मेरी बहन है जिसे मैं बाप का प्यार देता रहा हूँ। ऑपरेशन के बाद उसका बचकानापन खत्म हो चुका है। आइंदा वो एक ज़हीन ख्यालख्वानी करने वाली की हैसियत से मंजरेआम पर आएगी। टेलीपैथी सबसे खतरनाक और नायाब हथियार है। अगर हम पास्कल को तुम्हारे हवाले करके जोजो का मुतालबा नहीं करेंगे तो तुम्हारे पास दो ख्यालख्वानी करने वाले हो जाएंगे। हमारा नुकसान है, तुम्हारा फ़ायदा है। इसके बावजूद जोजो को अपने पास रखो। तुम ऐसी बात कह रहे हो जिसे हम कभी सोच भी नहीं सकते। बहरहाल पास्कल को वापस करने की शर्त क्या है? मारिया को हमारे हवाले कर दो। ताज्जुब है, टेलीपैथी जानने वाली जोजो के मुकाबले में मारिया जैसी जहरीली लड़की को अहमियत क्यों दे रहे हो? ये सोनिया की हिकमत अमली है, मैं कुछ नहीं जानता। वो जो कहती है तुम सोचे समझे बगैर उस पर अमल करते हो। हाँ, यही करता आ रहा हूँ। मैंने सुना है तुम निहायत ही सीधे और सच्चे आदमी हो, लिहाजा सच बताओ, जो हमारे ही पास रहेगी? हाँ, तुम्हारे पास रहेगी। तुम भी यहाँ आ जाओ, अपनी बहन के साथ रहो। उसे तुम्हारे जैसे भाई और सरपरस्त की ज़रूरत है। मैं आ जाऊँगा तो तुम्हारे पास टेलीपैथी जानने वाले 3 हो जाएंगे। हाँ, ये सबसे सुहाना ख्वाब है। तुम सच्ची ताबीर बन सकते हो। मुझे बताया गया है कि तुम्हें दौलत, शोहरत और ऐशो आराम की तमन्ना नहीं। तुम एक राहब जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हो, लेकिन तुम्हारी बहन को सबसे ज़्यादा इज्जत, सबसे ज़्यादा शोहरत और सबसे ज़्यादा दौलत की ज़रूरत होगी, तो वो हम उसे देंगे। अफसोस के भाई का प्यार नहीं दे सकेंगे। इसलिए कहता हूँ, आ जाओ, अपनी बहन की खातिर आ जाओ। तुम इतनी मोहब्बत से कह रहे हो तो यकीन करो, मैं आ गया हूँ, तुम्हारे पास हूँ, बहन के पास भी जाता हूँ। एक भाई के तमाम फ़राइज़ अदा करता रहता हूँ। ये कोई आना ना हुआ। ख्याल ख्वानी के ज़रिए आओगे फिर चले जाया करोगे। अपनी बहन के पास नहीं बैठोगे, उसके सर पर हाथ नहीं फेरोगे। तुम भाई बहन ख्याल ख्वानी के ज़रिए मुलाकात करते रहोगे, मगर हमेशा एक दूसरे के लिए बेचैन रहोगे। मिस्टर नामालूम, इतनी देर से जोजो का जिक्र हो रहा है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि उसे मेरी बहन और मुझे उसका भाई कहते हुए तुम्हें थोड़ी सी शर्म आएगी। या खुदा, ये कैसी बेहिस और बेशर्म दुनिया है। बहन से उसकी याददाश्त छीन ली, उसे जोजो से मौलिना अंदरोफ बना दिया। अब किस बहन की सरपरस्ती के लिए मुझे अपने पास बुला रहे हो? उसका नाम और उसका जहन तब्दील हुआ है, वजूद तो वही तुम्हारी बहन का है। वो तुम्हें ना पहचाने, तुम तो उसे पहचानती हो। उसके करीब रहोगे तो वो भी रफ्ता रफ्ता बहन का प्यार देने लगेगी। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि तुम उसे जोजो नहीं कह सकोगे। मैं कहूँगा, हमेशा जोजो कहता रहूँगा, क्योंकि मुझे बहन के नाम से भी प्यार है। अगर तुम चाहते हो कि मैं आ जाऊँ तो पहले उसे मेरी जोजो बना दो, ताकि वो बाबा साहब के इदारे को, फरहाद की फैमिली को और पारस को अपना समझे। हमने ये अपनाइयत ख़त्म करने के लिए उसे आंद्रोफ फैमिली से मंसूब किया है, ताकि उसकी मोहब्बत और जज्बात सिर्फ हमारे मुल्क और हमारी कौम के लिए हों। यानी पहले एक लड़की को अगवा किया, उसे उसके शौहर से छीन लिया, मुझसे भाई को उससे महरूम कर दिया। नेक नियति से तुम्हारा दूर का भी ताल्लुक नहीं, फिर कैसे तवक्को करते हो कि मैं जनाब शेख अल फारस जैसे नेक और फरिश्ता सिफ्त इंसान को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा? मास्कमैन ने कहा, मेरा ख्याल है हम फजूल बहस में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इतनी देर बाद अकल आई है। अब बताओ, मारिया से पास्कल का तबादला कर रहे हो? इस बात की क्या ज़मानत है कि तुम लोगों ने पास्कल का ब्रेन वॉश नहीं किया होगा? हम पास्कल को जिस हालत में ले गए थे उसी हालत में वापस करेंगे। जोजो की तरह उसका जहन और नाम तब्दील नहीं किया है। मेरी सच्चाई पर दोस्त और दुश्मन सभी यकीन करते हैं। मैं सच कहता हूँ कि वो चंद दिनों में ख्याल ख्वानी के भी काबिल हो जाएगा। हम में तुम में यही फ़र्क है कि हम कम ज़रफ़ नहीं हैं। तुम बोलते बोलते कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हो। सिर्फ काम की बात करो। बात तुम करोगे, तबादला मंजूर है या नहीं? जोजो जैसी हम लड़की को छोड़कर मारिया का मुतालबा कर रहे हो, इसमें कोई राज है? मैं आधे घंटे बाद जवाब दूंगा। राब्ता ख़त्म हो गया। आर्मर ने मारिया के पास आकर उसे मुखातिब किया। वो जहरीली लड़की इब्तदा में पराई सोच की लहरों को नहीं समझती थी, लेकिन दिमाग पर बोझ महसूस करती थी।
रफ्ता रफ्ता उसे ख्याल ख्वानी के मुतालिक बहुत कुछ समझाया गया, जिस पर अमल करते हुए वह सांस रोकने लगी। आर्मर की सोच मखसूस कोडवर्ड्स अदा करती थी, जिसके बाद वो बातें करती थी, वरना कोई भी आता तो बार बार सांस रोककर उसे भगा देती। वो पारस की दीवानी थी, उसकी खातिर बचपन से बिछड़े हुए माँ बाप को छोड़ दिया था। अब पता नहीं वो किस हद तक जहरीली हो गई थी और माहिरीन से कैसे कैसे हुनर सीख रही थी। वैसे एक बात उसके दिमाग में अच्छी तरह नक्श हो गई थी कि जब तक मास्क मैन की वफादार रहेगी पारस उसे मिलता रहेगा। उसकी वफादारी को आजमाने के लिए उसे कहा गया था कि आर्मर दुश्मन है, उसे दिमाग में ना आने दो। मारिया ने कहा, वो दुश्मन नहीं है, मुझे बेटी कहता है, बहुत अच्छा आदमी है। दुश्मन अच्छा दोस्त बनकर मिलता है, बेटी कहकर चिकनी चुपड़ी बातें करता है, फिर अचानक नुकसान पहुंचाता है। भला वो मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगा? वो कभी तुमसे कहेगा कि ये शहर, ये मुल्क छोड़कर पेरिस चलो। मैं पारस को छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसने पेरिस में एक नौजवान को नकली पारस बनाकर रखा है। उस नकली की झलक दिखाकर तुमसे कहेगा वो असली है, और यहां जिस पारस से रोज मिलती हो वो नकली है। तब तुम क्या करोगी? वो हंसते हुए बोली, मैं रोज उसे आंखों से देखती हूँ, उसकी बातें सुनती हूँ, उसे खूब अच्छी तरह पहचानती हूँ। वो नकली नहीं हो सकता। आर्मर जिसकी बात करेगा वो भी देखने सुनने में असली पारस लगेगा, फिर तुम फैसला कैसे करोगी? उसने फिर हंसते हुए कहा, एक बार पारस ने कहा था, मोहब्बत करने वाले अपनी सदाओं से, अपनी अदाओं से और अपनी वफाओं से पहचाने जाते हैं। वह हंसते हंसते संजीदा हो गई, चंद लम्हे सोचती रही, फिर बोली, मैं पारस से रोज मिलती हूँ, उसकी वफाओं से, उसकी मोहब्बत का यकीन करती हूँ, लेकिन जब वो मुझे सदा देता और प्यार के लम्हात में दूर होने की जो अदाएं दिखाता है तो मुझे खटकने लगता है। इसमें वफाएं हैं, लेकिन अदाएं और सदाएं वैसी नहीं है जैसी पारस में हुआ करती थी। तुम्हें खटकना नहीं चाहिए। अक्सर हालात के तहत आदमी का मूड बदलता है। मूड बदलने से आवाज में सख्ती, फिर नरमी और कभी गर्मी पैदा होती है। उसकी हरकतें भी जरा मुख्तलिफ हो जाती हैं। तुम इस अंदाज में सोचोगी तो आर्मर तुम्हें बहकाने में आसानी से कामयाब हो जाएगा। मुझे पारस के सिलसिले में कोई बहका नहीं सकेगा। मैं हजारों पारसों की भीड़ में अपने नाक को पहचान लूंगी। भाई कैसे पहचानोगी? मैं उसे प्यार करूंगी। अगर मेरा जहर बर्दाश्त कर लेगा तो वही मेरा पारस होगा। उसे आने दो, आज मैं उसे जरूर प्यार करूंगी। उसे मशवरे देने वाला परेशान होकर बोला, ऐसा गजब न करना, ये कोई आजमाने का तरीका नहीं। मारिया ने पूछा, ये जो रोज मिलने आता है क्या ये असली पारस नहीं है? भाई असली है, लेकिन इलाज के जरिए इसका जहर खत्म कर दिया गया है। ये अब तुम्हारा जहर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैं ऐसी नादान भी नहीं हूं। इतना समझती हूं जो जहरीला हो जाए उसका जहर कम तो हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। मैंने लंदन के नामवर डॉक्टरों से ये बात सुनी है। लंदन के डॉक्टर बकवास करते हैं। तुम पारस को प्यार नहीं करोगी? मैं करूंगी। तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? वो खामोशी से उठ गया। मारिया की आंखें गुस्से में गजबनाक हो जाती थीं। वो उससे दूर दरवाजे पर आया, फिर बोला, जब तक प्यार का इरादा नहीं बदलोगी हम पारस को तुम्हारे पास नहीं आने देंगे। वो अचानक कमजोर पड़ गई, गुस्सा भूल गई, आजिजी से बोली, मैं उससे दूर रहूंगी, वादा करती हूँ, रोज की तरह उससे मिलूंगी। हमारी दूसरी शर्त यह है कि आर्मर को दिमाग में नहीं आने दोगी। वो मेरा कौन सा सगा है, उसे आने नहीं दूंगी। शाबाश, तुम्हारा पारस अपने वक्त पर आ जाएगा। वो मशवरे देने वाला चला गया। उसके जाने की थोड़ी देर बाद आर्मर ने उसे मुखातिब किया, मखसूस कोडवर्ड्स अदा किए। वो बोली, आर्मर भाई तुम चले जाओ, अगर नहीं जाओगे तो मैं अपनी सांस रोक लूंगी। आर्मर ने पूछा, बेटी मुझसे कोई गलती हो गई है? तुम मुझे बेटी कहकर बहकाना चाहते हो? ये कहना चाहते हो कि असली पारस यहाँ नहीं पेरिस में है? ये तुमसे किसने कह दिया? आज तक मैंने तुमसे असली नकली की बात नहीं की। मेरा ईमान है झूठ की कमजोरी जल्दी जाहिर हो जाती है, और तुम तो दिल की गहराइयों से पारस को चाहती हो। जब भी दिमाग पर जरा सा जोर दोगी किसी भी फरेबी को पहचान लोगी। यानी तुम ये नहीं कहोगे कि मुझे इस पारस को छोड़कर पेरिस जाना चाहिए। बेटी तुम खुद गवाह हो, मैंने पहले कभी पारस के सिलसिले में तुमसे गुफ्तगू नहीं की, फिर आइंदा क्यों करूंगा? इसका मतलब है यहाँ जिससे रोज मिलती हूँ यही मेरा पारस है। मोहब्बत तुम करती हो, तुम उसे पहचान सकती हो। मैं दूर रहकर उसे कैसे पहचान सकता हूँ? उसके दिमाग में जाकर मालूम कर सकते हो। तुम जितनी जहरीली हो उतनी ही मासूम हो। ये नहीं जानती हो कि तनमीमी अमल के जरिए दिमाग को महदूद कर दिया जाता है। ख्यालख्वानी करने वाले एक हद तक दिमाग को पढ़ सकते हैं, मगर उसकी गहराई को नहीं समझ सकते। बेटी मेरा एक मशवरा याद रखो, किसी की ना सुनो। अपनी अकल से अच्छे बुरे, झूठे और सच्चे को समझने की कोशिश करती रहो। ऐसी कोशिशों से जहानत बढ़ती है। आर्मर भाई तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें दिमाग में आने दूंगी और उन लोगों से कहूंगी कि सांस रोककर तुम्हें भगा देती हूँ। ऐसा नहीं कहूंगी तो पारस को मुझसे मिलने नहीं देंगे। तुम जैसा बेहतर समझती हो वैसा करो। मुझे एक मशवरा दो, क्या पारस को आजमाना चाहिए? मोहब्बत आजमाइशों से गुजरते रहने का नाम है। सिर्फ पारस ही नहीं, दूसरों को भी कभी जहर से कभी जहानत से आजमाती रहा करो। ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगी। मैं जा रहा हूं, थोड़ी देर बाद आऊंगा। आर्मर ने ठीक आधे घंटे बाद मास्क मैन से रब्ता किया, फिर पूछा, मैं अभी मारिया के पास जाना चाहता था, वो सांस रोक लेती है। तुम लोगों ने उसे मेरे खिलाफ भड़काया है। हमने एहतियातन ऐसा किया है।
ताकि तुम उसे हमारे खिलाफ बहका ना सको। बहरहाल हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुम पास्कल को हमारे पास भेज दो, हम मारिया को यहाँ से रवाना कर देंगे। अफसोस, वो शर्त खत्म हो चुकी है। मारिया को भी अब अपने पास रखो। वह हैरानी से बोला, ये क्या कह रहे हो? आधा घंटा पहले तुम मारिया का मुतालबा कर रहे थे। उस वक्त मालूम नहीं था कि तुम लोगों ने मारिया को हमारा दुश्मन बना दिया है। ये झूठ है। मारिया के मुतालबे से इनकार न करो, हमारा पास्कल हमारे हवाले करो। तुम सीधे साधे आदमी हो, हेरा फेरी और सियासी चालों को नहीं समझते हो। बेहतर है सोनिया के पास जाओ और उससे मशवरा करो। तुम्हारे ये मशवरा माकूल है। मैं सोनिया के पास जा रहा हूँ। 1 घंटे बाद तुमसे गुफ्तगू होगी। गुड बाय। आर्मर ने पहली बार जनाब शेख साहब या सोनिया से मशवरा किए बगैर मारिया के मुतालबे से इनहराफ किया था। अपनी मर्जी से एक अहम फैसला किया था। दरअसल वो मारिया के चोर ख्यालात को पढ़ चुका था। वो रोज़ मुलाकात करने वाले पारस को आज आजमाने वाली थी। इस आजमाइश के नतीजे में मास्कमैन की मुश्किलात बढ़ने वाली थी। उसके पास मारिया को मुतमईन करने वाली पारस की दूसरी डमी नहीं होगी। अगर होगी तो मारिया उसे भी आजमाएगी। इन हालात में वो गले में हड्डी की तरह अटक जाएगी। मास्कमैन उसे निगल सकेगा ना उगल सकेगा। फिर क्या करेगा, वो यही देखना चाहता था। सोनिया ने यह तमाम बातें सुनकर कहा, शाबाश आर्मर, तुमने मारिया के मुतालबे से इनकार करके दानिशमंदी का सबूत दिया है। अब तुम फौरन मास्कमैन के पास जाकर इस बात पर जोर दोगे कि मारिया को जिस्मानी या दिमागी नुकसान ना पहुंचे और ना ही उसे हब से बेजा में रखा जाए, वरना मारिया का एक नाखून टूटेगा तो इधर पास्कल का पूरा हाथ टूट जाएगा। मारिया को सदमा पहुंचेगा तो पास्कल को दिमागी मरीज बना दिया जाएगा। वह थोड़ी देर तक सोनिया से दाव पेच सीखता रहा, फिर मारिया के पास आया। डमी पारस उससे मिलने आया था, उससे प्यार भरी बातें कर रहा था। मारिया ने कहा, तुम ख्वाह कितनी ही मोहब्बत जताओ, अब वो पेरिस वाली बात नहीं रही। उसने पूछा, पेरिस में क्या बात थी? वहां रुकावट नहीं थी, तुम मुझसे डरते नहीं थे, गले लगते ही भागते नहीं थे। अब तुम्हें क्या हो गया? वो बोला, मेरे अंदर का जहर निकाल कर मुझे नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल बना दिया गया है। ऐसी हालत में तुम्हारा जहर नाकाबिले बर्दाश्त होगा। ये कैसा इलाज है कि तुम्हारा जहर खत्म हो गया है और मेरा जहर खत्म नहीं हो रहा? तुम बचपन से जहरीली हो, तुम्हें नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। मैं एक बात अच्छी तरह समझती हूँ, वो ये कि मैं हमेशा जहरीली रहूंगी और पहले की तरह फिर तुम्हें जहरीला बनाऊंगी। हमारी पहली मुलाकात याद है? मैंने हल्का सा जहर तुम्हारे जिस्म में पहुंचाया था और तुम जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हो गए थे। मैंने तुम्हें मरने नहीं दिया। आज भी हल्का सा जहर दूंगी, इतना हल्का सा कि तुम बर्दाश्त कर लोगे। नहीं, ऐसा ना करना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारी बर्दाश्त की हद को पहली मुलाकात से समझती आ रही हूँ। रफ्ता रफ्ता इलाज से मेरा भला ना हुआ। मैं रफ्ता रफ्ता तुम्हें अपने बराबर जहरीला बना दूंगी, फिर तुम मेरे साथ इस दवाजी जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाओगे। वो बाहें फैलाकर उसके करीब आई। वो पीछे हटकर बोला, प्लीज मुझसे दूर रहो। आज तुम्हें क्या हो गया है? यही मैं पूछती हूँ, तुम्हें क्या हो गया है? जब मैं रोज तुम्हें प्यार करती थी तो मेरे दीवाने बन जाते थे। अस्पताल के डॉक्टर ने हमें एक दूसरे से दूर अलग अलग कमरों में रखा था, फिर भी तुम छुपकर मेरे प्यार का जहर हासिल करने पहुंच जाते थे। आज वही तुम हो कि मुझसे दूर भाग रहे हो। मैं भागता नहीं हूं, उस वक्त का इंतजार करना चाहता हूं जब मेरी तरह तुम भी जहर से खाली हो जाओगी। पारस, मेरे सब्र का इम्तिहान न लो। जब से मैं मास्को से आई हूं तो मुझसे भागे भागे फिरते हो। दिन रात हसरत से सोचती हूं कब मुझे सीने से लगाओगे। आज एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए गले लगा लो। वो आगे बढ़ी। डमी सहमकर दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला, आज तुम खतरनाक हो गई हो। यहाँ आने से पहले एक अफसर ने मुझे बताया था कि तुम असली और नकली को पहचानना चाहती हो, इसलिए मुझे मोहतात रहना चाहिए। अगर तुम फासला नहीं रखोगी तो मैं चला जाऊंगा, फिर बुलाती रहोगी तब भी नहीं आऊंगा। उसकी आंखें गजबनाक हो गईं। आर्मर ने कहा, वो तुम्हारी आंखों से सहम कर भाग जाएगा। गुस्सा करोगी तो अकल से काम नहीं ले सकोगी। इससे सच उगलवाने की कोशिश करो। मारिया ने नजरें झुका लीं, फिर आहिस्ता से कहा, ठीक है, हमारे दरमियान फासला रहेगा। मैं गले लगाने की जिद नहीं करूंगी, लेकिन हम एक दूसरे का हाथ तो थाम सकती हैं। वह हिचकिचाने लगा। वह बोली, क्या हाथ पकड़ना भी गुनाह है? वह हौसला करते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारे अंदर वाकई जहरीली कशिश है। मैं तुम्हारी तरफ खिंचा जाता हूं, तुम्हारी आंखें मुझे लूट लेती हैं। मगर याद रखो, हाथ पकड़कर जबरदस्ती करोगी तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। तुम नाजुक सी लड़की हो, मुझसे जोर आजमाई की हमाकत ना करना। वो उसका हाथ थामकर बोली, मुझे आज पता चला कि तुम मेरी मोहब्बत के सिले में हाथ भी तोड़ सकती हो। इतनी जहमत उठाने के बजाय सच नहीं बोल सकते? कैसा सच? यही कि पहले वाले पारस क्यों नहीं हो, मुझसे सहमे हुए क्यों रहते हो? ऐसी बातें करोगी तो हाथ छुड़ा लूंगा। बहुत दिनों बाद हाथ आए हो, अब तुम्हारी वापसी नामुमकिन है। उसने एक झटके से हाथ छुड़ाया। मारिया हरकत के लिए पहले से तैयार थी। उसने खुद ही हाथ छोड़ते हुए उसकी कलाई में अपने नाखूनों से खराशें डाल दी। डमी को हल्की सी जलन का एहसास हुआ। उसने कलाई को देखा, जलन बढ़ती ही जा रही थी। वह सर्द लहजे में बोली, मेरे पारस हो तो इन खराशों को बर्दाश्त कर लोगे, क्योंकि ये बहुत हल्की सी खुराक है, और अगर बहरूपे हो तो तेजी से भागो।
जितनी जल्दी डॉक्टरों की इमदाद हासिल कर सकते हो करो, तुम्हारा खुदा ही हाफिज है। वो दोनों हाथ उठाकर चीख मारते हुए बोला, अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे। उसकी आवाज़ हलक में अटकने लगी। जहर की तासीर बढ़ती जा रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो लड़खड़ाता हुआ दरवाजे तक आया, फिर उसे खोलकर सिक्योरिटी गार्ड्स को आवाज़ें देने लगा। अल्फाज साफ तौर से नहीं निकल रहे थे। उसकी पुकार चीख बनकर रह गई। मारिया की रिहाइशगाह के अतराफ में सख्त पहरा रहता था। पहरा देने वाले दौड़ते हुए आए। उस वक्त तक डमी के मुंह से झाग निकलने लगे थे। उन्हें समझने में देर न लगी। 2 सिपाही उसे उठाकर दौड़ते हुए गाड़ी की तरफ गए। सिक्योरिटी अफसर ट्रांसमीटर के जरिए मुतलका अफसर से राब्ता कायम कर रहा था।